हेलो एवरीवन, सलाम, नमस्ते, आदाब। और आप लोगों को आज का सेशन बहुत-बहुत मुबारक भी हो। और ज़बरदस्त आज का सेम संगीत ग्रुप है। और आज नौशाद साहब के ऊपर बात होने वाली है। जैसा आप देख रहे हैं, टाइटल जो है, दूर कोई गाए संगीत सम्राट नौशाद। और दानिश इकबाल साहब, जैसा आप तमाम लोग जानते हैं कि हर महीने के आखिरी सैटरडे को वो कोई न कोई एक नया आइटम लेके हाजिर होते हैं। बड़ी मेहरबानी इनकी और इनके तमाम साथियों की, लुत्फ़ के पूरे ग्रुप की, जो हमेशा हम लोग के साथ रहे। तो वेलकम यू ऑल। और नाउ ओवर टू दानिश इकबाल साहब। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी, ख़वातीन व हज़रात, आज हम लोग नौशाद साहब को याद करने वाले हैं, उनको ख़राज अक़ीदत श्रद्धांजलि पेश करने वाले हैं। तो नौशाद साहब को क्लासिकी मौसीक़ी के जो पंडित लोग हैं, वो संगीत सम्राट कहा करते थे। इसलिए हमने भी आज के टाइटल में ये तरकीब रखी है, ये एक्सप्रेशन रखा है। क्योंकि सच तो ये है कि नौशाद की अपनी ज़िंदगी को अ, हम हिंदुस्तानी फ़िल्म संगीत की जीती जागती दास्तान के तौर पर भी पेश कर सकते हैं और उनके ज़रिए हम हिंदुस्तानी जो फ़िल्म संगीत है, उसे समझने की भी कोशिश कर सकते हैं और आज हम यही करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि नौशाद का पूरा नाम नौशाद अली था, लेकिन सारा हिंदुस्तान उनको नौशाद के नाम से ही जानता था। नौशाद ने लखनऊ के एक ऐसे ख़ानदान में आँखें खोलीं जिसमें उस दौर के दूसरे ख़ानदानों की तरह से म्यूज़िक को पसंद नहीं किया जाता था और म्यूज़िक पे कुछ नाक भौं चढ़ाई जाती थी और मौसीकी से परहेज़ लाज़मी तसव्वुर किया जाता था। लेकिन ख़ानदानी रवायत के बरखिलाफ़, परंपरा के ख़िलाफ़ नौशाद 5-6 साल की बाली उम्र से ही संगीत के रसिया साबित हुए। वो मौसीकी को बहुत पसंद करने लगे और मौसीकी से इस इश्क के लिए भी हम घरवालों को ही ज़िम्मेदार ठहरा सकते हैं। क्योंकि उनके बुज़ुर्गों का रवैया बिल्कुल वही था जिसे हम कहते हैं कि गुड़ खाएँ और गुलगुलों से परहेज़ करें। तो मौसीकी पे नाक भौं चढ़ाते थे, लेकिन देवा शरीफ के मेले में जाते थे, जहाँ पे कव्वाली पूरे हिंदुस्तान से कव्वाल जमा होते थे और उस ज़माने में जो कव्वाली होती थी, बहुत क्लासिकी अंदाज़ की होती थी। और उनका पूरा ख़ानदान, यहाँ तक के पास-पड़ोस के रहने वाले लोग, उनके पड़ोस में एक पंडित जी रहते थे, एक बड़े सेठ जी थे, वो रहते थे। उनका पूरा ख़ानदान भी उस मेले में जाया करता था। यानी कि पूरा का पूरा मोहल्ला जो है, लखनऊ से बाराबंकी जाता था, देवा शरीफ जाता था और वहाँ पे मतलब 2-2 दिन, 3-3 दिन जो है, वो कव्वालियाँ सुनते थे और म्यूज़िक सुना जाता था। बाँसुरी बजाने वाले आते थे, वहाँ नगाड़े वाले आते थे और बच्चों को बहुत मज़ा आता था। तो देवा शरीफ में हज़रत वारिस अली शाह के आस्थाने पर हम कह सकते हैं कि नौशाद का तारुफ़ जो है मौसीकी की दुनिया से हुआ और इस जादुई रंगीन दुनिया से उनका तारुफ़ ऐसा हुआ कि वो इसके आशिक़ हो गए और उनका ज़ौक़ और शौक़ जो है बढ़ता गया। ये 5-6 साल की उम्र की मैं बात बता रहा हूँ। लेकिन जब ख़ानदान वालों ने देखा कि ये तो हर वक़्त गुनगुनाते हुए पाए जाते हैं और पढ़ने-लिखने में भी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, तो रोक-टोक का सिलसिला भी शुरू हुआ। उनके वालिद का नाम वाहिद अली था, वो लखनऊ की एक अदालत में मुंशी थे, लेकिन खुद को जज साहब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते थे और जज साहब के ही अंदाज से फैसले सुना दिया करते थे। तो उन्होंने फैसला जारी कर दिया कि तुम्हें मौसीकी को खैरबाद कहना होगा, क्योंकि ये शरीफों का काम नहीं है। लेकिन साहब, किसी की एक न चली, न जज साहब की, न मुंशी साहब की, और नौशाद साहब का शौक जो है वो बढ़ता गया। कई जगह ये वाक़या बयान किया जाता है कि लखनऊ में भोंदूमल एंड सन्स की एक दुकान हुआ करती थी, जहाँ पे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं बेचे जाते थे। तो नौशाद वहाँ जाते थे और दुकान के सामने खड़े होके बहुत हसरत से उन इंस्ट्रूमेंट्स को देखा करते थे, लेकिन कभी अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो पाई उनकी। नौशाद साहब ने अपनी किताब में भी लिखा है, बहुत से इंटरव्यूज़ में कहा है कि उनके घर से कुछ दूरी पर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की एक दुकान थी, जिसके मालिक थे गुरबत अली, बल्कि उस्ताद गुरबत अली। वो खुद भी बहुत अच्छे साज़िंदे थे, कई साज़ बजाते थे और साज़ ही बेचा करते थे। तो नौशाद आते-जाते उनकी दुकान के आगे रुक जाते थे और बहुत शौक़ और हसरत से उन इंस्ट्रूमेंट्स को देखा करते थे। तो एक दिन उन्हें देखा कि गुरबत अली साहब हाथ में झाड़ू लिए और कपड़ा लिए दुकान की सफाई कर रहे हैं। तो इन्हीं ने कहा कि
अगर आप इजाज़त दें तो ये खिदमत मैं अंजाम देना चाहता हूँ। तो गुरबत अली साहब ने सोचा कि भई अच्छा बच्चा है जो बड़ों की खिदमत में खुशी महसूस करता है। उन्होंने कहा ठीक है, आप शौक़ से आइए। तो इस तरह से वो उस दुकान में जाने लगे और वहाँ पे जाके वो सफाई-वफ़ाई करते थे, दुकान की धूल साफ़ करते थे। फिर उन्होंने देखा एक दिन कि कई टूटे-फूटे हारमोनियम वहाँ पीछे पड़े हुए हैं, तो उन्होंने उनको उठाया, जोड़ने की कोशिश की और उसी दुकान में सफाई करते-करते टूटे-फूटे हारमोनियम देखते और उन्हें जोड़ते नौशाद साहब ने किसी तरह से हारमोनियम बजाना भी सीख लिया। तो कहा जाता है कि एक दिन एक नया हारमोनियम, उस ज़माने में हारमोनियम को, उस ज़माने में क्या, नौशाद साहब हमेशा हारमोनियम को बाजा कहते थे। लखनऊ के ज़्यादातर लोग हारमोनियम को बाजा ही कहा करते थे, बल्कि ज़्यादातर म्यूज़िशियंस अभी भी जो पुराने हैं, वो बाजा कहते हैं। तो एक नया बाजा बहुत ही खूबसूरत देखा और कहा कि मैं इसे बजा सकता हूँ? तो उस्ताद साहब ने कहा, "हाँ, हाँ, बिल्कुल बजाओ।" उन्होंने एक धुन बहुत ही खूबसूरत ऐसी बजाई कि उस्ताद गुरबत अली बिल्कुल खुश हो गए। उनका दिल बाग-बाग हो गया और इतना खुश हो गए कि उन्होंने वो हारमोनियम नौशाद को तोहफ़े में दे दिया। अब ये हारमोनियम घर पे पहुँच गया और अगर उस दौर की हम बात याद करें तो नौशाद साहब ने अपने एक गाने की शुरुआत में एक शेर लिया है कि असीरे पंजए अहदे शबाब करके मुझे, कहाँ गया मेरा बचपन ख़राब करके मुझे। तो ये जो शेर है जो कि एक गाने की शुरुआत में आता है, ये उस दौर में जो उनका ज़ौक़ शौक़ था, जो जुनून था और वो बचपन से लड़कपन की जानिब बढ़ रहे थे, उन सारी बातों का हवाला देता है और नौशाद की ज़िंदगी के इब्तिदाई रंगों से भी हमारा परिचय कराता है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि नौशाद के हाथ बाजा क्या लगा, उन्हें तो सारे जहान की दौलत मिल गई, अब बस वो थे और उनका बाजा था और संगीत ही उनका ओढ़ना, बिछौना, दाना, पानी, बल्कि ज़िंदगी का मकसद, महवर और मरकज़ बनता चला गया। और हम ये भी कह सकते हैं कि ख़ानदान वालों की सख्तियाँ, नाराज़गियाँ भी इस दौरान बढ़ती गईं, लेकिन नौशाद साहब ने सब कुछ सुना, अनसुना कर दिया। अच्छा, उस ज़माने में लखनऊ में शास्त्रीय संगीत का ज़ोर हुआ करता था। तो नौशाद संगीत की बल खाती गोमती में डूबते चले गए। उस्ताद बब्बन अली और उस्ताद यूसुफ अली वहाँ के नामी माहिर फ़न हुआ करते थे। उन्होंने उनके पास उठना बैठना शुरू किया, उनसे बहुत कुछ हासिल किया। हालाँकि कव्वाल लोग आप सभी जानते हैं कि एक ही कव्वाली में कई रागों के रंगों से सुरों के रंग सजाते हैं, लेकिन बहुत कम कव्वाल किसी एक ही राग पर उतनी तवज्जो दे पाते हैं, जितनी कि राग को मिलनी चाहिए। तो ये कमी क्लासिकी मौसीकी के उस्तादों की सोहबत में दूर हो गई। उन्हें तरह-तरह के रागों को, बहुत ही नादिर और नायाब रागों को समझने का, सुनने का, परखने का मौका मिला और इस तरह से हिंदुस्तानी संगीत के गहरे अमीक़ समंदर से उनका तारुफ़ हुआ। और यही वजह है कि क्लासिकी मौसीकी को जितनी अहमियत नौशाद ने अपने संगीत में दी, उतनी ही अहमियत नौशाद को संगीत के बड़े-बड़े उस्तादों ने दी। ये जो मैं बात कह रहा हूँ, इसके सबूत में मैं ये बताना चाहूँगा कि बड़े ग़ुलाम अली ख़ां जैसे नामवर आफ़ताब मौसीकी ने नौशाद के कहने पर मुग़ल आज़म में तानसेन के प्लेबैक की ज़िम्मेदारी कबूल की, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था फ़िल्म वालों के लिए। इसी तरह से उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ां से पहले भी नौशाद उस्ताद आमिर अली ख़ां और पंडित डीवी पलुस्कर जैसे माहिरीन फ़न को बैजू बावरा में गाना उनसे गवा चुके थे। और क्लासिकी मौसीकी के ये दोनों, यानी कि पंडित पलुस्कर और आमिर साहब, ऐसे चाँद सूरज थे जो फ़िल्मी मौसीकी का ज़िक्र करना भी अपनी बेइज़्ज़ती करार देते थे। लेकिन जब नौशाद ने उनसे गाने के लिए कहा, तो आमिर अली ख़ां और पंडित पलुस्कर ने ये दावत कबूल कर ली। यानी हम कह सकते हैं कि फ़िल्मी संगीत जिसे हमारा उस दौर का आला तबका बाज़ारी चीज़ समझता था, नौशाद जैसे चंद गिने-चुने संगीतकारों की वजह से उसे इज़्ज़त हासिल हुई, मक़ाम हासिल हुआ और आहिस्ता-आहिस्ता फ़िल्मी गानों में क्लासिकी मौसीकी का इस्तेमाल नौशाद और उनके जैसे चंद और मौसीक़ारों की वजह से बढ़ता गया। और जिसका सबूत एक ये भी है कि नौशाद ने कई फ़िल्में सिर्फ़ और सिर्फ़ मौसीकी के सब्जेक्ट पर ही बनाई और उन कई फ़िल्मों में संगीत ही को हम हीरो या मरकज़ी किरदार करार दे सकते हैं। ये बातें हम लोग जारी रखेंगे। लेकिन आइए पहले महफ़िल की इब्तिदा करते हैं।
एक ऐसे नगमे से जिससे न सिर्फ कुंदन लाल सहगल को याद किया जाता है, बल्कि जिससे हम मौसीकी के एक पूरे दौर को याद कर सकते हैं। आप ये देखिए कि इस नगमे से कई चीज़ों की शुरुआत हो रही है, नौशाद की कामयाबियों की शुरुआत हो रही है, और अपने मजरू सुल्तानपुरी की भी शुरुआत हो रही है। मेजर जनरल वजीफ़ा याब जनाब के टी गाजरिया साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। तो आइए उनकी मदद से उस दौर को आवाज़ देते हैं। जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया, हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया। उल्फत का दिया हमने इस दिल में जलाया था, उल्फत का दिया हमने इस दिल में जलाया था। उम्मीद के फूलों से इस घर को सजाया था, उम्मीद के फूलों से इस घर को सजाया था। एक भेदी लूट गया, एक भेदी लूट गया, हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया, हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया। जी बहुत शुक्रिया, नवाजिश, मेहरबानी जनरल गाजरिया साहब, मेजर जनरल गाजरिया साहब, कि आपने इतना खूबसूरत नगमा सुना कर हम लोगों को उस दौर की याद दिलाई जब हमारे बुज़ुर्ग इस नगमे को सुना करते थे और गाया करते थे और पसंद किया करते थे। करोड़ों लोगों की जज्बात की तर्जुमानी करता था ये नगमा। और इसकी पता नहीं हमने बचपन में कितनी पैरोडीज सुनी हैं और इसके कितने वर्जन सुने हैं, और हम सब के डीएनए का, मिजाज का ये गाना एक बहुत ही अटूट हिस्सा है। तो बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो खैर ख़वातीन हज़रात, हम लोग बात कर रहे थे कि नौशाद का कोई एक ऐसा गाना भी ढूंढना मुश्किल होगा जो किसी न किसी राग रागनी की बेहतरीन मिसाल ना पेश करता हो। यही वजह है कि उनकी धुनें अवाम को अपने दिलों से उठती हुई महसूस होती हैं, क्योंकि उन धुनों का डीएनए हिंदुस्तानी मिजाज से गहरी वाबस्तगी रखता है। हमारे बुज़ुर्ग जो हैं सदियों से ये धुनें सुनते आए हैं, ये राग सुनते आए हैं, और हमें एहसास नहीं होता है कि ये हमको क्यों अच्छे लगते हैं। तो वजह ये है कि ये ख़ानदानी धुनें हैं, हमें कहना चाहिए। ये मतलब पुश्त दर पुश्त, पीढ़ी दर पीढ़ी इनको हम पसंद करते हैं। सच तो ये है कि हमारे शास्त्रीय संगीत की जो मकबूलियत और अवामी पजीराई और इज़्ज़त नौशाद जैसे गिने चुने लोगों की कोशिशों से उसको मिली, वो शायद ख़ासुल ख़ास शास्त्रीय संगीत के सम्मेलनों से भी ना मिल पाती, क्योंकि उसमें सिर्फ एलीट क्लास जाता था, सिर्फ पंडित लोग जाते थे, सिर्फ विद्वान लोग जाते थे और शुरफा का तबका जाता था। शास्त्रीय संगीत को आम इंसान तक लाने का काम, बल्कि हम कह सकते हैं कि दरबार से चौपाल तक लाने का काम नौशाद साहब जैसे संगीतकारों ने किया। और ये भी सच है कि नौशाद ने अपनी सारी मेहनत, सारी क्रिएटिविटी और कोशिशों को एक तरफ रखते हुए हमेशा अपनी सारी कामयाबियों के लिए शास्त्रीय संगीत की महानता को ही हमेशा जिम्मेदार ठहराया। हालांकि वो खुद भी बहुत क्रिएटिव आदमी थे, लेकिन कभी भी उन्होंने
अपनी किसी क्रिएटिविटी का क्रेडिट खुद को नहीं दिया। हमेशा कहा कि जो भी खूबसूरती मेरे संगीत में है ये सब के सब शास्त्रीय संगीत की वजह से है। नौशाद ने जिस लखनऊ में आंखें खोली थी वो अवध के बाज़ौक़ नवाबों बल्कि ख़ास तौर से नवाब वाजिद अली शाह के ज़ौक़ का आईनादार हुआ करता था। उस दौर में उस दौर के लखनऊ में उर्दू तहज़ीब की जड़ें हिंदुस्तान की सदियों पुरानी पारंपरिक कलाओं की ज़मीन से ताकत और तवानाई हासिल करती थी। आप देखिए कि जो बिरजू महाराज का जो ख़ानदान है, कथक जो है, उसके ख़ानदान की मीरास था और किस तरह से वाजिद अली शाह के दरबार तक वो पहुँचा। और इसी तरह से शास्त्रीय संगीत की जो परंपराएं हैं, जो बनारस की परंपराएं हैं, वो लखनऊ पहुँची और पंजाब के लोग लखनऊ पहुँचे और सिंध के लोग लखनऊ पहुँचे, क्योंकि वहाँ पे उनको पजीराई होती थी, उनको वैल्यू दी जाती थी। तो नौशाद की मौसीकी में हम कह सकते हैं कि अवधी भाषा की मिठास और पूर्वी लहजे की शीरीनी के साथ साथ सूफी मिजाज के इम्तिजाज से भक्ति संगीत का जितना खूबसूरत मिलन और इजहार मिलता है वो किसी दूसरे संगीतकार की मीरास कभी नहीं बन सका। याद कीजिए ओ दुनिया के रखवाले या वो गाना मन तड़पत हरिदर्शन को। आज हम लोगों ने इस बात को देखिए अब तक समझने की तो कोशिश की कि नौशाद का तारुफ संगीत से कैसे हुआ, लेकिन वो क्लासिकी हिंदुस्तानी संगीत से फिल्मी संगीत की दुनिया तक कैसे पहुंचे, इसकी एक अलग ही दास्तान है। तो देखिए जिस जमाने में नौशाद ने संगीत में दिलचस्पी लेनी शुरू की उस ज़माने में साइलेंट फ़िल्में ही बना करती थीं। हम ये भी कह सकते हैं कि जिस तरह के लोग उस ज़माने में हुआ करते थे खामोश-खामोश से, तो ज़ाहिर है कि उस दौर की फ़िल्में भी खामोश हुआ करती थीं। जब फ़िल्म पेश की जाती थी, तो स्क्रीन पर सिर्फ़ तस्वीरें दिखती थीं, कोई आवाज़ नहीं आती थी और वहीं स्क्रीन के सामने या पिट होती थी, तो साज़िंदे फ़िल्म के मंज़र को देखते हुए मुनासिब धुनें लाइव बजाते रहते थे। नौशाद जब पहली मर्तबा लखनऊ के मशहूर ज़माना रॉयल थिएटर में फिल्म देखने के लिए गए, लड़कपन के दिन थे, शायद होंगे 11-12 साल के, तो उन्होंने फिल्म में तस्वीरों की पेशकश से कहीं ज़्यादा पर्दे के पास बैठे उस्ताद लड्डन के हारमोनियम, उस्ताद कलन खां के तबले और बाबूलाल क्लैरिनेट बजाया करते थे, उसमें दिलचस्पी ली। कुछ लोग उसमें बांसुरी भी बजाते थे। तो पहली बार फिल्म देखने के बाद नौशाद ने फिर किसी तरह से दोबारा पैसे जमा किए और दोबारा रॉयल थिएटर ये देखने के लिए जा पहुंचे कि इस फिल्म के अंदर कहानी और सीन की ज़रूरत के हिसाब से किस तरह उस्ताद लड्डन, कल्लन और बाबूलाल अपनी अपनी संगीत से, अपनी मौसीकी से अक्सर व बेशतर फिल्म के फीके और बेजान मनाजिर में कैसे रूह फूंक देते थे। नौशाद ने यह नुक्ता यहीं से सीखा और हमेशा इसे बरता कि अच्छी मौसीकी किस तरह बेरंग से बेरंग मंजर को भी काबिल कबूल बना सकती है। यानी हम कह सकते हैं कि इस तरह उस्ताद लड्डन और कलन वगैरह के संगीत की बदौलत नौशाद को फिल्मों में मौसीकी की अहमियत और ज़रूरत का अंदाज़ा हुआ। यही वो ज़माना था जब नौशाद ने लखनऊ में विंडसर एंटरटेनर्स नाम का एक ट्रुप बनाया। ये संगीतकारों का एक ग्रुप था जो कि यंग लड़के थे, लड़कियां तो खैर उस ज़माने में होती नहीं थी इस तरह के कामों में। तो ये एक बड़ा आर्केस्ट्रा ग्रुप बनाया गया और फिर पूरे ग्रुप या ट्रुप को लेकर नौशाद और उनके साथी पंजाब, राजस्थान से लेकर गुजरात तक के दूर दराज इलाकों में गए और वहाँ पे उन्होंने प्रोग्राम पेश किए। अच्छा, अब क्या होता क्या था कि सारे लोग तो यहाँ से जा नहीं सकते थे, तो वहीं के मकामी जो कलाकार होते थे उन्हें बुलाया जाता था। तो ये सफ़र नौशाद की तख्लीकी क्रिएटिव ज़िंदगी का सबसे अहम सफ़र साबित हुआ। वो जहाँ जाते वहाँ के मकामी संगीतकारों से मिलते, उनकी मदद से उस इलाके की लोक धुनें, वहाँ की मकामी मौसीकी का अवामी सरमाया नौशाद के रेपर्टुआ यानी कि तख्लीकी सरमाए का हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता बनता गया। तो शास्त्रीय संगीत का सरमाया तो उन्होंने लखनऊ के उस्तादों से हासिल कर लिया था। अब ये लोक संगीत का जो सरमाया था और ये जो मालो मता था, उसने सोने पर सुहागे का काम किया। अच्छा, सलील चौधरी का भी कुछ ऐसे ही तजुर्बा रहा है। वो भी इप्टा के ट्रुप के साथ पूरे हिंदुस्तान का उन्हीं ने सफ़र किया और यही वजह है कि ये दो ही ऐसे हम कह सकते हैं, हालांकि नहीं, एस डी बर्मन का भी इसी मिजाज का काम है। लेकिन नौशाद साहब का ये जो सफ़र था यानी कि पंजाब से लेके हरियाणा, फिर उसके बाद राजस्थान, उसके बाद गुजरात और अवध तो उनके साथ था ही। तो ये दोनों तरह के संगीत का अद्भुत मिलन
नौशाद के तहकीकी खमीर की पहचान बना। याद रखने की बात यह है कि घर वालों की बेजा रोक टोक की वजह से नौशाद के लिए लखनऊ से बाहर जाना भी इंतहाई ज़रूरी हो गया था। तो ये जो सफ़र उन्होंने अपने ट्रुप के साथ किया, उसकी एक परछाई हमको नौशाद की लिखी एक गज़ल में मिलती है। जब वो कहते हैं, आप देखिए, ध्यान दीजिए कि वो क्या लिख रहे हैं। वो कहते हैं, दीदे अश्क बार लेके चले। अश्क बार यानी कि डूबी, आंसुओं से डूबी आंखें। दीदे अश्क बार लेके चले, हम तेरी यादगार लेके चले। ये अवध के लिए बात हो रही है। ख्वाहिशे दीद लेके आए थे, हसरते इंतजार लेके चले। जिंदगी मुख्तसर मिली थी हमें, हसरतें बेशुमार लेके चले। और आखिरी शेर पे ध्यान दीजिए, रूप नगमों का दे के हम नौशाद, अपने दिल की पुकार लेके चले। अब आइए एक नज़र उस दौर की उनकी निजी ज़िंदगी पर भी डालते हैं। ये जिन हालात का हम लोग तस्करा कर रहे हैं, तो मौसीकी के लिए एक तरफ तो नौशाद का ज़ौक़ व शौक़ बढ़ता जा रहा था, और उनके वालिद जो कि मुंशी वाहिद अली थे, उनकी नाराज़गी भी बढ़ती जा रही थी। तो एक दिन नौशाद के वालिद वाहिद अली साहब ने गुरबत अली का दिया हारमोनियम घर के बाहर फेंक दिया और दो टूक अल्फाज में साफ साफ कह दिया कि ख़ानदान की इज्जत या ढोल मजीरे में से किसी एक का साथ चुन लो। तो जैसा कि आप जानते हैं कि उस दौर के लोग बकौल शायर गुफ्तगू भी चुप रहकर किया करते थे। यानी इकबाल का मशहूर शेर है कि खामोशी गुफ्तगू है, बेज़बानी है ज़बां मेरी। तो खुद नौशाद ने अपनी एक गज़ल में बिल्कुल इसी तरह की बातें लिखी हैं, और शायद अपने वालिद साहब के लिए लिखी होंगी। वो कहते हैं कि बस एक खामोशी है हर एक बात का जवाब, बस एक खामोशी है हर एक बात का जवाब, कितने ही जिंदगी से सवालात कीजिए, दिल के सिवा किसी को नहीं जिनकी कुछ खबर, दुनिया से क्या बयां वो हिकायत कीजिए। तो नौशाद ने किसी चूं चरा के बगैर खामोशी से अपना हारमोनियम उठाया, एक दोस्त से कुछ रुपए कर्ज के लिए, और चुपचाप बॉम्बे जाने वाली रेलगाड़ी में जाकर बैठ गए। जिंदगी के उस मोड़ पर अगर हम उन्हीं के एक गाने से उनके दिल की बात कहें, तो हम यही कहेंगे कि सारी परेशानियों, कमियों, दिक्कतों के बावजूद नौशाद ने अपने हौसले में कमी नहीं आने दी। नई फिक्र, नई चीज़ों का, नए इम्कानात का उन्होंने हमेशा इस्तकबाल किया। तो नौशाद साहब के इसी फ़लसफ़े को आवाज़ देनी थी हमारी साथी मोहतरमा नीलम कोहली साहिबा को, लेकिन वायरल फीवर की वजह से उनके गले पर वायरस ने कब्ज़ा कर रखा है। हम लोग उनकी अच्छी सेहत के लिए दुआ करते हैं, और उनकी गैर मौजूदगी का इलाज भी एक डॉक्टर साहब की मदद से करना चाहेंगे, यानी डॉक्टर बत्रा। ओवर टू डॉक्टर बत्रा। ओ हो आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे, आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे, दर्द में डूबे गीत न दे, हम का सिसकता सांस न दे, दर्द में डूबे गीत न दे, हम का सिसकता सांस न दे। ओ हो बीते दिनों की याद थी जिनमें मैं वो तराने भूल चुका,
आज नई मंजिल है मेरी, कल के ठिकाने भूल चुका। ना वो दिल ना सनम, ना वो दीन धर्म, अब दूर हूँ सारे गुनाहों से। आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बेहतरीन गाना आपने बेहतरीन जज्बाती अंदाज में गले की हरकत और लर्जिश के साथ इतनी खूबसूरती से पेश किया कि मज़ा आ गया। और इस पे ये बात भी याद आई कि अक्सर बेतकल्लुफ़ दोस्तों की महफिल में वो कहा करते थे कि हमारा संगीत जब हम पसंद करते हैं तो हमारा सर हिलता है, और वेस्टर्न म्यूज़िक जब हम पसंद करते हैं तो हमारे पैर हिलते हैं। तो देखिए, ये जो सर और पैर की बात है कि कुछ चीज़ें आपके दिल को छूती हैं, आपके दिमाग को छूती हैं, तो ये जो अभी डॉक्टर बत्रा साहब ने नगमा पेश किया, बहुत ही खूबसूरत, अ, उसने हमारे दिल को छू लिया। तो चलिए वापस आते हैं नौशाद साहब की बातें। तो अपनी एक किताब में, कई किताबें उन्होंने लिखी, अपनी एक किताब में वो लिखते हैं कि 1937 में मैं बम्बई आया। काम कोई था नहीं, रखने रहने का कोई ठिकाना भी नहीं था, लेकिन दिल में जज्बा, लगन और हौसला था। खुदा से दुआ करता था कि कुछ बनना चाहता हूँ तो तू मेरी मदद कर। दादर में खुदादास सर्किल है, जहाँ ब्रॉडवे सिनेमा उस ज़माने में हुआ करता था। इसी सिनेमा के फुटपाथ पर मैं वहाँ आकर सो जाता था। एक चटाई लेके आया था और वो चटाई बिछाता था और सो जाता था। वहाँ इसलिए सोता था कि ब्रॉडवे सिनेमा की रोशनी फुटपाथ पर आती थी। मैं उस रोशनी में लिखने पढ़ने का काम भी कर लेता था और थिएटर की रंगीन रोशनियों में अपना मुस्तकबिल भी तलाश करता रहता था, ख्वाब देखता रहता था। और यूं न जाने कब नींद आ जाती थी और फिर वही सुबह होती थी, वही काम की तलाश। तो इसी तरह कोशिश करते करते सबसे पहले मुश्ताक हुसैन के आर्केस्ट्रा में पियानो बजाने का काम मिला और इस तरह मैं मसरूफ़ हो गया। लखनऊ की जद्दोजहद से कहीं ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त नौशाद साहब को बॉम्बे आने के बाद करनी पड़ी। वो पहले उस्ताद झंडे खां और फिर बाद में मौसीक़ार रफ़ीक गज़नवी के असिस्टेंट बने। कई कई दिन उन्होंने फाका किया, यानी खाने को कुछ भी नहीं होता था। यहाँ तक कि फुटपाथ पे सोए, बहुत दिनों तक फुटपाथ पे सोए। और बम्बई आने के बाद नौशाद को मौसीक़ार की हैसियत से पहली मुलाजमत एक नई कायम होने वाली कंपनी में मिली। तनख्वाह 40 रुपये माहवार तय हुई, जो उस ज़माने में बड़ा अमाउंट होता था। और फिर उसके बाद वो एक फ्लैट में आ गए। 3-4 महीने में ये फिल्म जब तैयार हो गई तो वो फिर से बेरोज़गार हो गए। इस अरसे में सेठ चंदूलाल के यहाँ 75 रुपये माहाना का काम मिल गया। फिर 100 रुपये तनख्वाह भवनानी साहब ने फिल्म प्रेम नगर की मौसीकी देने के लिए, मतलब इतना बड़ी रकम उनको दी। ये फिल्म भी 3 महीने में बन गई और जब ये रिलीज़ हुई तो उन्हें बुलाया गया। कहते हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि उस रोज़ मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था जब ज़िंदगी में पहली बार मैंने अपना नाम स्क्रीन पे लिखा हुआ देखा। और उस दिन के लिए मैंने कितनी मन्नतें मुरादें मांगी थी। और उस दिन के बाद से फिर नौशाद हमेशा आगे बढ़ते गए और बताते थे कि मुझ पर काम का ऐसा जुनून सवार था कि मैं अपने होश में भी नहीं रहता था। हर वक्त, हर लम्हा किसी गीत की धुन, किसी गीत के बोल मेरे होठों पे, मेरे ज़हन पर छाए रहते थे। बाद के दौर में रफ्ता रफ्ता लगातार मेहनत, लगन से उन्होंने अपनी जगह बनाई और आखिरकार खेमचंद प्रकाश, जो उस ज़माने के बहुत बड़े संगीतकार थे, बहुत बड़े कंपोज़र थे, उनके असिस्टेंट के तौर पे नौशाद साहब को अपना पहला भजन कंपोज करने का मौका मिला। और वो भजन था, बता दो मोहे कौन गली गए श्याम। तो उस दौर के हालात को, उस दौर के हालात के अक्स को हम उनकी एक गज़ल में बिला वास्ता तौर पे ढूंढ सकते हैं। जब वो कहते हैं, ध्यान दीजिए, वो कहते हैं, ठोकरें खाइए पत्थर भी उठाते चलिए। अब ये पत्थर किसी को मारने के लिए नहीं उठाए जा रहे हैं, ये इसलिए उठाए जा रहे हैं कि दूसरे जो राह चलने वाले हैं उनके ठोकरें न लगें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आज के दौर में पत्थर लोग उठाते हैं मारने के लिए, नौशाद साहब उठाते थे कि कोई दूसरों को तकलीफ ना पहुंचे।
ठोकरें खाइए पत्थर भी उठाते चलिए, आने वालों के लिए राह बनाते चलिए। तो जिस तरह का संगीत उन्होंने दिया, ये बात जो उन्होंने कही, आने वालों के लिए राह बनाते चलिए। आपको याद है, आप सभी जानते हैं कि नौशाद साहब से पहले किस तरह का संगीत हुआ करता था और कैसे उन्होंने उसे पॉपुलर बनाने के रास्ते बनाए, कैसे उसमें क्लास ढूंढा, किस तरह से उसमें लिटरेरी और पोएटिक मेरिट्स बढ़ाई। उसके बाद के शेर में वो कहते हैं, अज़्म है दिल में तो मंजिल भी कोई दूर नहीं, अज़्म है दिल में तो मंजिल भी कोई दूर नहीं, सामने आए जो दीवार गिराते चलिए। और आगे कहते हैं, नफरतें फासले कुछ और बढ़ा देती है, गीत कुछ प्यार के इन राहों में गाते चलिए। तो जिंदगी भर उन्होंने प्यार के गीत गाए और आखिर में वो कहते हैं, काम ये अहले जहां का है, सुने या ना सुने, अपना पैगाम जमाने को सुनाते चलिए। और आखिरी शेर पे ध्यान दीजिए, ये एक म्यूजिशियन ही कह सकता है, एक संगीतकार ही कहता है। वो कहते हैं, दिल में सोए हुए नगमों को जगाना है अगर, दिल में सोए हुए नगमों को जगाना है अगर, मेरी आवाज में आवाज मिलाते चलिए। और रास्ते जितने हैं सब जाते हैं मंजिल की तरफ, शर्त मंजिल है मगर झूमते गाते चलिए। तो ख़वातीन नौज़ात, लंबी जद्दोजहद और कठिन रियाजत के बाद 1938 में आखिरकार आजमाइशों के दौर का इख्तिताम खुश आइन उम्मीदों की बहार लेकर तब आया जब एक म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर नौशाद की पहली फिल्म प्रेम नगर आई। इसके बाद नई दुनिया, माला, शारदा, दर्शन और स्टेशन मास्टर जैसी फिल्में मंजर आम पर आई। अपने संगीत के बारे में उन्होंने शायरी की ज़बान में मेटाफर्स का इस्तेमाल करते हुए कई इशारे किए हैं, जैसे कि हमने देखे, जिन्हें अहले नज़र ही समझ सकते हैं, और आपसे बेहतर अहले नज़र कहाँ से लाए जाएं। तो देखिए और समझिए कि वो अपने संगीत के, उस दौर के संगीत के, बदलते हुए संगीत के बारे में क्या कहते हैं। वो कहते हैं, मैं खुद भी तपिश जिसकी सहते हुए डरता हूं, अक्सर मेरे नगमों ने वो आग लगाई है, जो कुछ भी समझ ले अब मर्जी है जमाने की, शीशे की कहानी है, शीशे की कहानी है, पत्थर ने सुनाई है, खुद मिट के मोहब्बत की तस्वीर बनाई है, एक शम्मा जलाई है, एक शम्मा बुझाई है। तो जिंदगी भर वो नए नए नगमों से, नए नए गानों से, नए नए गीतों से एक शम्मा जलाते रहे, एक शम्मा बुझाते रहे। 1944 में नौशाद को पहली बड़ी कामयाबी फिल्म रतन से मिली, जिसके गाने आज भी पसंद किए जाते हैं। और उसके कुछ ही अरसे के बाद जिस कदर मकबूलियत उनकी फिल्म अनमोल घड़ी को हासिल हुई और उसके म्यूजिक को हासिल हुई, उसके संगीत को हासिल हुई, वो एक नया रिकॉर्ड साबित हुई। और ये एक ऐसी कामयाबी थी जो उनसे पहले किसी संगीतकार को कभी नसीब नहीं हुई थी। हमारी अजीज दोस्त अनीता शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं अनीता से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि उस दौर की याद दिलाने वाले किसी अमर गीत से वो हमारी महफिल का तारुफ कराएं। ओवर टू अनीता शर्मा जी। जी अनीता जी, आवाज़ नहीं आई। अनीता जी, अनीता जी, अनीता जी, आवाज़ नहीं आ रही है। फैसल, एनीथिंग यू कैन डू? अनीता फिर अनम्यूट। मैसेज ही कर सकते हैं। नहीं आई कैन। वो असल में काफी डूब के गा रही है। ये हेलो। मैंने मैसेज जी दिया उनको। जी। अनीता अरे अनीता अनम्यूट करें। हम्म। ओह माय जी जी, गॉड। अब ये राकेश जी ने मदद की है हम लोगों की। आपने नाम हटा दिया था, देखिए आखिर वही आए, भाई वही आए आपको जी याद जी जी, दिलाने। ये राकेश जी की मेहरबानी। जी जी जी, चलिए शुरुआत करते हैं फिर से। जी Sorry for that. जी।
आवाज दे कहाँ है दुनिया मेरी जहाँ है आवाज मेरे दिल में उम्मीद का जहाँ है दुनिया मेरी जहाँ है आवाज दे कहाँ है रात जा रही है जैसे चांदनी की बारात जा रही है रात जा रही है जैसे चांदनी की बारात जा रही है चलनी को अब फलक से तारों का कारवां है चलनी को अब फलक से तारों का कारवां है ऐसे में तू कहाँ है दुनिया मेरी जहाँ है आवाज दे कहाँ है थैंक यू जी बहुत शुक्रिया। और देखिए कितना अच्छा गाना आपने सुनाया। वैसे पूरी महफिल आपसे यही कहना चाह रही थी कि आवाज़ दे कहाँ है, क्योंकि आवाज़ नहीं आ रही थी लेकिन आ गई और आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से इस नगमे को हमें याद दिलाया। और नूर जहां और अनमोल घड़ी और वो दौर, वो खूबसूरत दौर आज़ादी से पहले का, जब बेहतरीन फनकार लाहौर से, कलकत्ता से और पूरे हिंदुस्तान से जमा होते थे और मिलजुल के वो एक जादू जगाते थे। क्या खूबसूरत दौर था। तो ख्वातीन और हज़रात, अगर हम नौशाद साहब के तजर्बात को जमा करें तो और उसे लिखें किसी किताब की शक्ल में, तो हमारी फिल्मों का मुकम्मल इतिहास भी उनके ज़रिए, उनके तजर्बात के ज़रिए हमारे सामने आ सकता है। उन्होंने फिल्म मिर्ज़ा साहिबान के बारे में लिखा है कि जहाँ जिसमें वो एक असिस्टेंट के तौर पे काम कर रहे थे, कि उसमें एक और बहुत ही फ़नी इंसिडेंट है कि उसमें एक आउटडोर गाना था जिसमें हीरोइन को किसी नदी पे कपड़े धो रही हैं वो और गाना गा रही हैं। और ये गीत पॉई लेक बम्बई में है, तो वहाँ पे इसको पिक्चराइज किया जाना था। तो अब वहाँ पे शूट करने के लिए, उस ज़माने में लाइव गाना जो है शूट करना था, तो म्यूजिशियन जो है छुपाए गए क्योंकि प्लेबैक का ज़माना नहीं शुरू हुआ था और शूटिंग में ही गाना पिक्चराइज किया जाता था। तो क्लैरिनेट बजाने वाले जो है उन्हें एक दरख्त की एक शाख पे बैठाया गया, नौशाद साहब को ऑर्गन दिया गया और उन्हें भी कहा गया कि पेड़ पे चढ़ के बैठ जाइए। रिहर्सल हुई, कैमरा सेट किया गया। हीरोइन ने शिकायत की कि उन्हें लय नहीं मिल रही है क्योंकि उन्हें गाना था लय पे, तबला करीब लाओ। अब मुश्किल ये कि तबले वाला अगर हीरोइन के करीब आएगा तो कैमरे में दिखने लगेगा। फिर हल ये निकाला गया कि एक बड़े पेड़ को काटा गया। गौसा पहलवान नाम के वो थे, तबला आर्टिस्ट थे जो इस गाने में तबला बजा रहे थे। तो वो पहलवान भी थे, तबला भी बजाते थे। तो एक बड़ा टहना, मतलब बड़ी ब्रांच जो है उनकी कमर से बांधी गई और उन्हें खड़ा कर दिया गया पेड़ की तरह से, और शाखों से फिर उनको ढांप दिया गया। अब किसी ने ये नहीं ध्यान दिया कि जब ये तबला बजाएंगे तो हाथ तो हिलेगा और फिर पूरा पेड़ भी हिलने लगेगा। नतीजे में ये हुआ कि जब ये इसका गाने की शूट हुई तो जब वो तबला बजा रहे थे तो पूरा पेड़ भी हिल रहा था और ऐसा लग रहा था कि गाने के साथ साथ पेड़ भी जो है झूम रहा है। तो इस तरह के बहुत ही फनी इंसिडेंट्स उन्होंने अपनी किताब में लिखे हैं। और देखिए, कम ही लोग ऐसे होते हैं जो अपना मजाक उड़ाने की हिम्मत रखते हैं या खुद पे क्रिटिकल असेसमेंट कर सकते हैं, क्रिटिकल नज़र से अपने को देख सकते हैं। उन्होंने लिखा है कि अपने काम की सरमस्ती में एक मर्तबा मैं लोकल ट्रेन में सफ़र कर रहा था और एक हाथ में सिगरेट था, दूसरे हाथ में वो नोटबुक थी जिसमें गीत लिखे हुए थे और वो नोटेशन भी लिखा करते थे।
जब उसके बाद उन्हें लगा कि उन्हें सिगरेट फेंक देनी चाहिए, तो उन्होंने अपनी समझ में सिगरेट जो है खिड़की से बाहर फेंक दी। और उसके बाद देखा, अरे सिगरेट तो हाथ में है। तो पता चला कि नहीं, वो तो डायरी फेंक चुके हैं। उसके बाद वो अगले स्टेशन पे उतरे और वहाँ से फिर पैदल दादर की तक गए। और फिर उनको इत्तेफाक की बात है कि अपनी जो नोटबुक थी वो मिल भी गई। वो नोटबुक इसलिए इम्पोर्टेंट थी कि अगले दिन जो गाना शूट होना था या रिकॉर्ड होना था, उसका जो टेक्स्ट था, उसके जो लिरिक्स थे, वो भी उसी में लिखे हुए थे। तो इस तरह के बहुत से इंसिडेंट्स हैं जो उन्होंने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में बताए, अपनी किताबों में लिखे। और चलिए एक बार फिर से हम लखनऊ ले चलते हैं आपको। कहा जाता है कि फासले और दूरियां जो हैं आपसी मोहब्बतें बढ़ा देते हैं। 10-15 साल घर से दूर रहने के बाद और काफ़ी माफ़ी तलाफ़ी के बाद अहले ख़ानदान ने नौशाद को माफ़ कर दिया। और जैसा कि हमेशा होता है कि घर वाले कहते हैं कि लड़का जो बिगड़ गया है उसके सुधरने का एक ही तरीका है कि उसकी शादी कर दी जाए। तो उनकी भी शादी की बात चलाई गई। अब हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि उस ज़माने के लोग जो हैं खामोश रहा करते थे, तो उन्होंने ये जो घर वालों का फ़ैसला था उसके सरे तस्लीम उसके आगे खम कर दिया। अब धूमधाम से शादी के इंतजामात किए गए। मज़े की बात यह है कि बारात के साथ जो फौजी बैंड चल रहा था, वो जितनी धुनें बजा रहा था, वो सब की सब नौशाद साहब की बनाई हुई थी। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये थी कि अगर वो खुश होकर ये बता देते कि बैंड वाले जो गाने बजा रहे हैं वो उन्हीं के गाने हैं, तो बारात लड़की के घर से वापस भेज दी जाती। क्योंकि लड़की वालों को तो ये बताया गया था कि उनका होने वाला दामाद फैशन डिज़ाइनर है, यानी फिल्म स्टार्स के लिए वो लिबास और पोशाकें वगैरह तैयार करवाता है, बल्कि वो दर्जी वर्जी नहीं है, वो इंसामात करता है कि भाई जहाँ जहाँ बनाने वाले हैं वहाँ से मंगाता है। और एक और इसमें देखिए आयरनी, कि थोड़ी देर के बाद जब इस बैंड ने नौशाद की एक कव्वाली की धुन बजाई, जो मैंने काफ़ी ढूंढी कि वो कौन सी कव्वाली थी तो मिल नहीं पाई, तो उनके ससुर साहब इतने ज़्यादा जोश में आ गए कि जेब में जितने पैसे थे वो सब उन्होंने बजाने वालों को दे दिए। लेकिन उसके बावजूद दामाद का म्यूज़िक जो है उन्हें कबूल नहीं था। तो आइए अब हम वापस बंबई चलते हैं और आपको बताते हैं कि 1945 में रिलीज हुई फिल्म बैजू बावरा ने नौशाद की मौसीकी को ऐसी बेमिसाल ऊंचाइयों तक, बुलंदियों तक पहुंचा दिया, जिसने उन्हें मौसीकी की दुनिया का बेताज बादशाह बना दिया। और ये जो मैंने शुरुआत की थी कि पंडित लोग कहा करते थे शास्त्रीय संगीत के कि वो संगीत सम्राट हैं, तो संगीत सम्राट बना दिया। इसी फिल्म के साथ फिल्म में संगीत को हीरो हीरोइन से ज़्यादा अहमियत दी जाने लगी, बल्कि पेमेंट भी, जैसे आज ए आर रहमान साहब जो हैं वो किसी हीरो के बराबर पैसे लेते हैं, तो उस ज़माने में ये जो ट्रेंड है इसकी शुरुआत नौशाद साहब ने की थी कि म्यूज़िक का बजट हीरो हीरोइन के पेमेंट से ज़्यादा हुआ करता था। बल्कि कहना चाहिए कि वो दौर भी आया जब संगीत ही फिल्म का असल हीरो बनता चला गया। और यूं फिल्मों की तारीख का वो सुनहरी दौर, वो गोल्डन एरा शुरू हुआ, जिसे हम गोल्डन पीरियड कहते हैं फिल्म म्यूज़िक का, बल्कि फिल्म्स का। तो बैजू बावरा ने क्लासिकल म्यूज़िक को भी मकबूलियत के आसमान पर पहुंचा दिया। इस फिल्म ने पिछली सारी कामयाबियों के रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। और कहा जाता है कि जिस शाम ब्रॉडवे थिएटर में फिल्म बैजू बावरा का प्रीमियर था, तो थिएटर से निकलते वक्त फिल्मसाज विजय भट्ट ने नौशाद साहब की आंखों में आंसू देखे और कहा कि अरे, ये खुशी का मौका है, तुम रो रहे हो। नौशाद ने सामने फुटपाथ की तरफ इशारा करते हुए कहा, उस फुटपाथ को पार करके यहाँ ब्रॉडवे थिएटर तक आने में मुझे 16 साल लगे और किसी ज़माने में वहाँ चटाई बिछाकर सोया करता था। और नौशाद साहब ने फिर ये भी बताया कि कामकाज के बाद जब वो चटाई बिछाकर सो जाया करते थे, तो रात गए अपने दौर की मशहूर अदाकारा लीला चिटनिस फिल्मों की शूटिंग से वापस लौटती थी। वहीं पे उनका फ्लैट था और उनके फ्लैट के रास्ते में मैं दिन भर का थका हारा सो रहा होता था, लेकिन उनकी सैंडलों की खटखट से मेरी आँख खुल जाती थी और अक्सर बाकी तमाम रात आंखों में कट जाया करती थी। तो 16 साल की इस घंघोर तपस्या का फल थी बैजू बावरा। आज भी इस फिल्म का एक एक गाने का कुछ न कुछ हिस्सा
अभी भी हमारे मुल्क के 25-30 करोड़ लोगों को तो कम से कम ज़रूर याद होगा। डॉक्टर बत्रा दोस्तों के हल्के में मोहम्मद रफ़ी की गायकी के पारखी बल्कि जौहरी की हैसियत रखते हैं। एक आइए, इससे पहले तो वो नीलम जी की जगह पे गा रहे थे, अब वो अपनी जगह पे गा रहे हैं। तो उनसे गुजारिश करते हैं कि बैजू बावरा का एक लाजवाब नगमा यहाँ पे। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। मन तरपत हरि दर्शन को आज, मन तरपत हरि दर्शन को आज, मोरे तुम बिन बिगड़े सगर काज। ओ बिनती करत रखियो लाज, मन तरपत हरि दर्शन को आज, तुमरे द्वार का मैं हूँ जोगी। आ, 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 तुमरे द्वार का मैं हूँ जोगी, हमरी ओर नजर कब होगी। सुन लो रे व्याकुल मन का बाज, तरपत हरि दर्शन को आज, मन तरपत हरि दर्शन को आज। जी बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। इतने खूबसूरत नगमे को इतने खूबसूरत अंदाज से आपने पेश किया, और मैं याद दिलाना चाहूँगा सभी ख्वातीन व हज़रात को कि यही वो नगमा था जिसने नौशाद और मोहम्मद रफ़ी दोनों को हिंदुस्तान के घर घर में पहुंचा दिया, बल्कि हम कहेंगे कि हर दिल में बसा दिया। और आइए अब याद करते हैं कि एक बेमिसाल मौसीकार होने के साथ साथ नौशाद साहब अच्छे खासे शायर थे और एक मुसन्निफ भी थे। उन्होंने कई चीज़ें लिखी। उनकी गज़लों का मजमुआ आठवां सुर ज़ेर तबास से आरास्ता होकर मंजर आम पर आ चुका है। ये मार्केट में अवेलेबल है। और वो सिर्फ मौसीकार ही नहीं थे, एक फिल्मसाज के तौर पर भी उन्होंने बाबुल, मालिक और उड़न खटोला जैसी फिल्में बनाई। अ, जब एक कहानीकार के रूप में उन्होंने पालकी और तेरी पायल मेरे गीत जैसी फिल्में लिखी, तो कहते हैं कि वो सारी कहानियाँ उन्होंने अपने तजर्बात से ही जमा की थी। और ये भी कहा जाता है कि फ़िल्म बैजू बावरा का बुनियादी तसव्वुर भी उन्हीं के ज़रख़ेज़ ज़हन की उपज था। अपनी फ़िल्म बाबुल के बारे में उन्होंने लिखा है कि ये सचमुच की कहानी उन्हें अपने पड़ोस में ही मिली थी। उनके पड़ोस में रहने वाले एक कोचवान थे। कोचवान का मतलब कि जो घोड़ा गाड़ी थी उसे चलाते थे। उनकी एक बेटी थी जो गूंगी थी और बहरी भी थी। ये बच्ची छोटी सी उम्र में मोहल्ले की किसी भी शादी में जाती थी तो दुल्हन को देखती रहती थी, क्योंकि दुल्हन के कपड़े बहुत खूबसूरत होते थे, उसकी ज्वेलरी बहुत खूबसूरत होती थी, लाल रंग के कपड़े होते थे। और वहाँ से आकर अपने इशारों में अपने बाप से कहती थी कि मुझे भी दुल्हन बनना है। और बाप जो हैं
सुन के मुस्कुरा देते थे। फिर वो बच्ची बड़ी हो गई और जब वो आके ये बात कहती थी तो बाप रो देते थे। और वो अक्सर अपने पड़ोसियों से कहते थे कि अब इस पगली को मैं कैसे समझाऊं कि इससे कौन शादी करेगा। तो फिल्म बाबुल का क्लाइमैक्स इसी लड़की की ज़िंदगी से ही लिया गया है, क्योंकि जब ये गूंगी बहरी लड़की शादी न होने के गम और दुल्हन न बनने के दुख में बीमार होकर मरने के करीब पहुंच गई, तो मोहल्ले के एक नौजवान ने सचमुच की कहानी में लड़की के बाप से कहा कि चाचा तुम क्यों रोते हो, मैं तुम्हारी बेटी से शादी करूं। और असल ज़िंदगी में यही हुआ था, यही फिल्म में दिखाया गया कि जब इस लड़की को फिल्म की हीरोइन को दुल्हन की पोशाक पहनाई गई तो उसी दौरान बीमारी से उस लड़की की मौत हो गई। तो देखिए कि एक सचमुच की ज़िंदगी का वाक़या उन्होंने किस तरह से एक बेहतरीन फिल्म की कहानी में ढाल दिया, और एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू लेती है। आपको याद है फिल्म मेला मेला का गाना, ये ज़िंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे। हमारे बचपन में कितना मशहूर गाना था, हर जगह जो है ये सुनाई देता था, सभी इसे गाते थे, गुनगुनाते थे। नौशाद साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि जब मैं काफ़ी दिनों के बाद लखनऊ गया तो दिल बहुत उदास था, और हमारे घर के पड़ोस में वो जो पंडित जी रहते थे, जो हमेशा हमारे साथ देवा शरीफ के उर्स में जाया करते थे कव्वालियाँ सुनने के लिए, तो पंडित जी ने जब मेरी हालत देखी तो मुझसे कहा, आजकल वारिस अली शाह का उर्स और मेरा चल रहा है, मेरी तो उम्र हो गई है, अब मैं क्या जाऊँगा, तुम हो आओ, दिल बहल जाएगा। तो नौशाद साहब दोबारा देवा शरीफ पहुँचे, तो वहाँ पे तब तक मशहूर हो चुके थे, तो देखा कि कलेक्टर साहब अपनी कार लिए उनका इस्तकबाल करने के लिए मौजूद थे। सारे लोग उन्हीं को देख रहे थे, और उन्होंने लिखा कि हालांकि अब मैं कार में सफ़र कर रहा था, लेकिन मेरा बचपन जो है मेरे पीछे पीछे आ रहा था। बीते दिनों की एक एक बात याद आ रही थी। बचपन में जिस बांसुरी वाले की बांसुरी मैं सुन के मदमस्त हो जाता था, उसकी जगह अब उसका बेटा बांसुरी बजा रहा था। वो बांसुरी बजाने वाला बांसुरी बजा के जा चुका था। गज़ल गाने वाले उस्ताद नसीर खां की जगह एक दूसरा गवैया बैठा हुआ गा रहा था, बरगद का पुराना दरख्त जूं का तू मौजूद था। देखिए इसमें भी एक सिंबोलिज्म है, एक मेटाफर है कि बरगद का दरख्त तो मौजूद था। मैंने फातिहा पढ़ी और नहीं रुका, उसी रात लखनऊ वापस आ गया। जब मैं रात में ही वापस आ गया तो पंडित जी को बड़ी हैरत हुई। उन्होंने कहा, क्या हुआ, तुम्हारा दिल नहीं लगा? तो इन्हीं ने कहा कि पुराने लोगों की जगह नई नस्ल आ गई है और अब वो बात नहीं नज़र आती है। तो पंडित जी ने मुझसे कहा, बेटे ये दुनिया मेला ही तो है, हर साल मेला देखने वाले बदल जाते हैं। यहीं से फिल्म मेले की कहानी की इब्तिदा हुई। नौशाद साहब ने कहानी लिखी और JBH वाडिया को सुनाई। उन्होंने कहानी को पसंद किया और उसे बनाने का वादा किया। फिल्म मेरा बनी। तो नौशाद साहब ने लिखा है कि किसी बुजुर्ग शायर का एक शेर मेरे जहन में था कि दुनिया के जो मज़े हैं हरगिज़ ये कम ना होंगे, चर्चे यही रहेंगे, अफसोस हम ना होंगे। तो शकील बदायूनी से उन्होंने ये शेर सुनाया और उन्होंने मशहूर गाना लिखा, ये ज़िंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे। खैर नौशाद साहब इसी तरह अपनी रियाजत, अपनी मेहनत, अपनी मशक्क़त से, दिन रात की जुस्तजू से, कोशिश से मौसीकी के गेसुए फ़न संवारते रहे। शब रोज़ और माह साल यूं ही गुजरते गए। आज़ादी के कुछ ही अरसे के बाद रिलीज़ हुई फिल्म अंदाज़ के एक गाने में उन्होंने जो बात कही थी, जो वादा किया था, वो उन्होंने सारी उम्र निभाया। राज शर्मा पहली बार आज शाम हमारे साथ हैं। मैं आपकी तरफ से उनका इस्तकबाल करता हूँ, उनसे नौशाद के उस वादे को याद दिलाने की इल्तिजा करता हूँ। ओवर टू राज शर्मा साहब। कहे अगर तू कहे अगर जीवन भर मैं गीत सुनाता जाऊं, मन बीन बजाता जाऊं, तू कहे अगर।
और आग मैं अपने दिल की हर दिल में लगाता जाऊं, दुख दर्द मिटाता जाऊं, तू कहे अगर। मैं साज हूँ तू सरगम है, मैं साज हूँ तू सरगम है। देती जा सहारे मुझको, देती जा सहारे मुझको। मैं राग हूँ तू बीना है, मैं राग हूँ तू बीना है। इस दम जो पुकारे मुझको, आवाज में तेरी हर दम, आवाज मिलाता जाऊं, आकाश पे छाता जाऊं, तू कहे अगर। बहुत शुक्रिया। बेहतरीन गाना और बेहतरीन लयकारी और बेहतरीन मेलोडी के साथ आपने पेश किया और उस दौर को याद दिलाया, उस खूबसूरत दौर को। तो ख़ातिन हज़रात, अपने करियर के दौरान नौशाद साहब ने मोहम्मद रफ़ी, शमशाद बेगम, लता मंगेशकर और सुरैया जैसे अजीम गुलकारों की फ़नकाराना ज़िंदगी को सजाने, संवारने, निखारने का काम तो किया ही, लेकिन रफ्ता रफ्ता उन्होंने इन सभी कलाकारों को महान कलाकार बनने के मौके भी फराहम किए। मोहम्मद रफ़ी, शमशाद बेगम, लता मंगेशकर, मुकेश, सुरैया, नूरजहां जैसे गुलकारों से नौशाद ने सुरों के इंतहाई उतार चढ़ाव वाले, नहायत पेचीदा कलाकारी और दिलकश लयकारी वाले गाने जिस खूबसूरती से गवाए, उसने फिल्मी मौसीकी को नए रुझानात से भी मुतारिफ किया और नगमगी यानी कि मेलोडी के मेयार हुस्न का संग मील भी उनको बना दिया। यहाँ पर इस हकीकत का एतराफ़ भी लाजमी है कि नूरजहां, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, तलत महमूद और सुरैया जैसे गुलकारों के अलावा भी 20-25 दूसरे गायकों को मुतारिफ कराने का काम और उनके फ़न को सजाने संवारने का फरीज़ा भी और किसी ने नहीं बल्कि नौशाद ने ही अदा किया। और उनकी इस देन के लिए फिल्मी मौसीकी गालबन हमेशा उनकी मक़रूज़ रहेगी, उनकी कर्ज़दार रहेगी। नौशाद ने जिस दौर में बम्बई में काम करना शुरू किया था, उस दौर में गानों की रिकॉर्डिंग रात में सुनसान इलाकों के पार्कों में और बागों वगैरह में की जाती थी, ताकि ट्रैफिक का शोर या इधर उधर की आवाज़ें रिकॉर्डिंग में ना आ सकें। स्टूडियोज़ नहीं हुआ करते थे। एक फ़नकाराना ख़ासियत नौशाद की मौसीकी की भी ये भी है कि वो गाने के सुरों को अलग अलग सतहों पर रिकॉर्ड करते थे, अलग अलग स्केल्स पर, अलग अलग लेवल्स पे, और मंजर की ज़रूरत के हिसाब से फिल्म में बाद में हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करते थे। यानी एक ही गाने को कहानी के उतार चढ़ाव के हिसाब से इस्तेमाल करते थे, और जिसे बाद में इस तकनीक को दूसरे संगीतकारों ने भी इस्तेमाल किया। नौशाद हिंदुस्तानी फिल्मों के पहले ऐसे मौसीकार थे जिन्होंने साउंड रिकॉर्डिंग की तकनीक का तख्लीकी इस्तेमाल इंतहाई कामयाबी के साथ किया। वो हमेशा इस बात के लिए कोशिश करते रहते थे कि प्लेबैक तकनीक को और मुअस्सर कैसे बनाया जाए। एक और काबिल ज़िक्र बात नौशाद की मौसीकी की ये है कि जिन साज़ों को उन्होंने खामोश फिल्मों के दौर में लखनऊ के रॉयल थिएटर में बजते हुए सुना था, उन्हीं को उन्होंने यानी कि बांसुरी, क्लैरिनेट, शहनाई, सितार और बाद में मैंडोलिन का मिला जुला इस्तेमाल उन्होंने फिल्मों में राइज किया, जिसे बाद के मौसीकारों ने बहुत कसरत के साथ बरता। कई बार उन्होंने फिल्मी मौसीकी में नए तजर्बे किए। उन्होंने अपनी निजी फिल्म उड़न खटोला की यादगार मौसीकी में तय किया कि कई जगहों पर हम साज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि साज़ की जगह पे सिर्फ आवाज़ों के कोरस का इस्तेमाल करेंगे, और ये उन्होंने बहुत कामयाबी के साथ बहुत ही मुनफरिद अंदाज में किया। याद कीजिए वो गाना, मेरा सलाम ले जा, उल्फत का जाम ले जा,
उड़न खटोले वाले राही। इसमें जिस खूबसूरती के साथ उन्होंने कोरस का इस्तेमाल किया है, ये उससे पहले सोचा नहीं जा सकता था। इसी तरह से मुग़ल आज़म की शूटिंग के दौरान कहा जाता है कि एक दिन के आसिफ ने नौशाद साहब को अलग ले जाकर शीश महल के मशहूर सेट वाली सिचुएशन समझाई। नौशाद साहब ने खुद उस सेट को बनते हुए देखा था और देखा था कि भाई फिरोज़ाबाद से आए थे आर्टिस्ट और बनाने वाले, और एक साल की मेहनत से शीश महल बनाया गया था। और उसमें जब अनारकली को अपना रक़्स पेश करना था और वो जो गाना है प्यार किया तो डरना क्या, तो उन्होंने कहा ये बताइए कि जब ये गाना होगा तो उसके अंदर गूंज कैसे आएगी, क्योंकि हर शीशे से तो वो नज़र आ रही होंगी, तो ये एक जो गूंज होती है वो कहाँ से आएगी, क्योंकि आप जहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं वहाँ तो गूंज हो नहीं सकती। नतीजे में नौशाद साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक बहुत बड़ा बाथरूम जो है वाच उससे सफाई करवाई गई, क्योंकि उसमें बहुत से टाइल्स होते हैं, शीशा होता है, और फिर उसको स्टूडियो में कन्वर्ट किया गया जहाँ पे ये गाना रिकॉर्ड हुआ। और इस गाने का एक दूसरा भी रिकॉर्ड है कि शकील बदायूनी जैसे बड़े शायर को ये गाना शायद 105 बार लिखना पड़ा, क्योंकि नौशाद साहब जो है इस गाने के अल्फाज से मुतमईन नहीं हो रहे थे। 105 बार ये लिखा गया और शायद 200 बार इसको रिकॉर्ड करने की कोशिश की गई, और तब जाके वो उनके लेवल पे पहुंचा। और इस गाने में जो म्यूज़िकलिटी है और जो इसके अंदर मेलोडी है, आ, उस दौर के गानों में मतलब ये एक बेमिसाल गाना साबित हुआ। इसी तरह से इसी फिल्म में एक गाना था ए मोहब्बत तू जिंदाबाद। इस गाने में उन्होंने 100 मेल गुलकारों की आवाज़ का इस्तेमाल, कोरस का इस्तेमाल किया, क्योंकि वो चाहते थे कि जो संगतराश के जो जज्बात हैं वो आवाम के जज्बात हैं। तो एक तरफ तो बादशाह है जो इंडिविजुअल है, और एक तरफ पूरी सोसाइटी है और सारे कलाकार हैं। वो एक साथ मिलके जब बात कहेंगे तो कम से कम 100 लोगों की आवाज़ वहाँ पे होनी चाहिए। इतना बड़ा कोरस उन्होंने इस गाने में इस्तेमाल किया। जब भी आप दोबारा इस गाने को सुने तो ये जो उनका एक्सपेरिमेंट था उसे ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से लता मंगेशकर ने इब्तदाई दौर से जिस कदर मेहनत, लगन और मुकम्मल वाबस्तगी से नौशाद की ज़ेर हिदायत गाने गाए हैं, उसकी कोई मिसाल आसानी से नहीं मिल सकती। फिल्म क्रिटिक्स का कहना है कि लता मंगेशकर ने जिन फ़नी आर्टिस्टिक हाइट्स को, बुलंदियों को अपने इब्तदाई दौर के काम से ही छूना शुरू कर दिया था, उसमें नौशाद की मौसीकी, उनकी बनाई धुनों और उनकी रहनुमाई का एक बड़ा किरदार रहा। याद कीजिए वो गाना मुझे भूल गए सांवरिया, और याद कीजिए कि लता मंगेशकर के बेहतरीन उर्दू तलफ़ुज़ और अदायगी और अल्फाज की जो तहज़ीब है, बिल्कुल लखनवी तहज़ीब, उसका सेहरा भी नौशाद से कस्बे फैज़ का हम समर कह सकते हैं, फल कह सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के मशवरे से लता मंगेशकर ने उर्दू ज़बान सीखी और अपनी गायकी को मेराज फ़न की लामिसाल बुलंदियों तक, रफ़ों तक पहुंचा दिया। याद कीजिए वो कव्वाली, ये दिल की लगी कम क्या होगी, ये इश्क भला कम क्या होगा, जब रात है ऐसी मत वाली तो सुबह का आलम क्या होगा। और या वो याद कीजिए, है वक्त मदद आइए बिगड़ी को बनाने। नीलाक्षी इस वक्त हमारे साथ हैं, तो आइए देखते हैं कि वो किस गाने से लता मंगेशकर के उस दौर को याद करना चाहेंगे। ओवर टू नीलाक्षी। मेरे मुश्किल कुशा फरियाद है, फरियाद है आपके होते हुए दुनिया मेरी बर्बाद है बेकस बेकरम कीजिए सरकार मदीना बेकस बेकरम कीजिए
सरकार मदीना गर्दिश में है, तकदीर भंवर में है सफीना, गर्दिश में है, तकदीर भंवर में है सफीना, बेकस पे करम कीजिए सरकार मदीना, बेकस पे करम कीजिए, छाई है मुसीबत की घटा, गेसू वाले, गेसू वाले, कश्ती को बचा ले, तूफान के आसार है, दुश्वार है जीना, बेकस पे करम कीजिए सरकार मदीना, गर्दिश में है, तकदीर भंवर में है सफीना, बेकस पे करम कीजिए सरकार मदीना, बेकस पे करम कीजिए। वाह 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 वाह, बेहतरीन बेहतरीन गाना, बेहतरीन अंदाज में, बेहतरीन नगमे के साथ, बेहतरीन मेलोडी के साथ नीलाक्षी आपने पेश किया। मैं सारी महफिल की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और लता मंगेशकर को याद करने के बाद आइए अब बात मोहम्मद रफ़ी की भी कुछ करें, क्योंकि मोहम्मद रफ़ी को भी उनका मखसूस अंदाज दिलाने में नौशाद साहब ने सबसे बड़ा सबसे अहम रोल अदा किया था। सुरों का जो दिलरुबा नशेब व फराज, उतार चढ़ाव मोहम्मद रफ़ी की फ़नी शिनाख्त बना, वो दरअसल नौशाद की ही देन था, क्योंकि इब्तिदाई दौर से ही मोहम्मद रफ़ी को नौशाद का कुर्ब हासिल रहा, उनका साथ मिला, और उनके फ़न की सारी तराश व खराश नौशाद जैसे जौहरी के ही हाथों हुई। सभी जानते हैं कि मोहम्मद रफ़ी जब पहली मरतबा मुंबई आए थे तो उनकी जेब में नौशाद साहब के लिए किसी जान पहचान वाले का ख़त था, बल्कि वो पंजाब से लखनऊ गए थे और फिर लखनऊ में उनके कोई जान पहचान वाले थे, उन्होंने ख़त दिया और वो ख़त ही उनका पासपोर्ट था। उस पासपोर्ट को लेके वो मुंबई आए थे और नौशाद साहब के पास आए थे। उन्हें मुंबई का एक ही पता याद था, जहां वो स्टेशन से सीधे पहुंचे थे। याद कीजिए वो मशहूर गाना, सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। ऐसे बेशुमार लातार गाने हैं जो हम सब के दिलों का, मिजाज का, जहन का हिस्सा हैं। नौशाद साहब बताते थे कि जब वो उस्ताद बड़े गुलाम अली खां से मिले तो उन्होंने पूछा कौन गवैया है जो आजकल तुम्हें अच्छा लगता है। तो नौशाद साहब ने मोहम्मद रफ़ी के बारे में बताया, लेकिन बड़े गुलाम अली खां ने मोहम्मद रफ़ी को ज़्यादा अहमियत नहीं दी, दोबारा उनके बारे में कुछ नहीं पूछा। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब उस्ताद बड़े गुलाम अली खां के कानों में बैजू बावरा के गीत पड़े तो वो बहुत खुश भी हुए और एक तरह की उन्हें हैरत भी हुई कि बगैर क्लासिकल सीखे कोई इतना अच्छा कैसे गा सकता है। खासतौर से ओ दुनिया के रखवाले और मन तड़पत हरि दर्शन को आज जब उन्होंने सुना तो उन गीतों में रफ़ी साहब ने जिस खूबसूरती से क्लासिकल गायकी का अपने का चिराग जलाया था, उसने बड़े गुलाम अली खां का दिल मोह लिया। तो उस्ताद ने नौशाद साहब से कहा कि वो कभी रफ़ी को लेकर आए। जब रफ़ी साहब को मालूम हुआ तो उनकी तो खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वो मिठाइयों के एक बड़े से टोकरे के साथ और ड्राई फ्रूट्स का एक बड़ा सा बैग लेके उस्ताद मोहतरम के पास पहुँचे और उस्ताद बड़े गुलाम अली खां ने उन्हें चांदी का 1 रुपया तोहफे में दिया। ये उस ज़माने का बहुत ही बड़ा अवार्ड था और इसका मतलब ये था कि उस्ताद ने उन्हें एक मुस्तनद गायक तस्लीम कर लिया है। और याद रखने की बात यह है कि इससे पहले बड़े गुलाम अली खां साहब
नूरजहां और लता मंगेशकर को ये चांदी का 1 रुपया अपनी जानिब से पेश कर चुके थे। खैर, मोहम्मद रफ़ी और नौशाद का बहुत लंबा साथ रहा, बेहतरीन साथ रहा। फिर मोहम्मद रफ़ी के अचानक चले जाने के बाद धीरे धीरे नौशाद साहब को महसूस हुआ कि उन्होंने और फिल्मी दुनिया ने, बल्कि गायकी की दुनिया में क्या खो दिया। एक गज़ल में जो मोहम्मद रफ़ी की कमी उनकी ज़िंदगी में और उनके संगीत में आई, उसकी कुछ परछाइयाँ आप देख सकते हैं। ध्यान से इन अशार को सुनिए। वो कहते हैं, जाते ही किसी के न वो नगमा न उजाला, जाते ही किसी के न वो नगमा न उजाला, खामोश चरागों का धुआं छोड़ गया है। 100 काफिले इस राह से आए भी गए भी, अब तक मैं वही हूं वो जहां छोड़ गया है। उठकर तेरी महफिल से गया है जो मुगन्नी, मुगन्नी का मतलब गाने वाला, उठकर तेरी महफिल से गया है जो मुगन्नी, नगमात के पर्दे में फुगा छोड़ गया है। और पहलू में कहां दिल जो संभाले कोई नौशाद, एक दाग की सूरत में निशान छोड़ गया है। नौशाद लखनवी तहजीब और अदब का जीता जागता नमूना थे। छोटों से भी बहुत अदब, बहुत एहतराम से पेश आते थे। इसका एक सबूत मैं ये पेश करना चाहूँगा कि मीना कुमारी बचपन के दौर में कभी उनकी पड़ोसी रह चुकी थी। और मीना कुमारी की जब कहानी बयान की जाती है तो बयान किया जाता है कि वो उनके आंगन में पत्थर फेंका करती थी, इतनी छोटी थी। और उनके माँ बाप जो हैं उन्हें मना करते थे, डांटते थे, लेकिन नौशाद साहब उस ज़माने में भी मुस्कुरा के चुप हो जाते थे। जिनको बचपन से उन्होंने एक छोटी बच्ची के तौर पे देखा था, वो उनकी इस तरह से इज्जत करते थे जैसे वो कोई बड़ी हों, बुजुर्ग हों, क्योंकि वो उनकी अदाकारी की इज्जत करते थे। उनका नाम हमेशा बहुत इज्जत से लेते थे। पाकीज़ा के बारे में नौशाद ने अपनी किताब में लिखा है, बहुत से इंटरव्यूज़ में भी कहा है कि मीना कुमारी मरहूमा ने, ये उन्हीं के अल्फाज में कोट कर रहा हूँ, फिल्म पाकीज़ा देखने के बाद मेरी तरतीब दी हुई पस मंज़र मौसीकी की तारीफ मेरे गरीब खाने पर आकर की थी, जो मेरे लिए बायसे इज्जत है। उन दिनों मीना बहुत बीमार थी और मेरे घर के करीब लैंडमार्क बिल्डिंग में रहा करती थी। एक शाम वो मेरे घर आई और कहने लगी, नौशाद साहब, मैं रात भर जागती हूं इस खौफ से कि दिन निकलेगा, और दिन इस कशमकश में गुजरता है कि अब अंधेरा होने वाला है। मुझसे मीना की यह हालत देखी न गई। मैंने कागज उठाया और मीना की कैफियत को एक कते में समो दिया। वो कता उन्हीं ने लिखा, मैं आपके सामने पेश करता हूं। देखो, सॉरी, देख सूरज उफक में डूब गया, देख सूरज उफक में डूब गया, धूप एक सर से तेरे और ढली, एक दिन उलझनों का और गया, एक कड़ी जिंदगी की और कटी। मीना कुमारी ने यह कता बार बार पढ़ा और रो पड़ी। बाद में इसी कते से मुतासिर होकर मीना ने भी एक गज़ल लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा कि आदत होती जाती है, इबादत होती जाती है, मेरे मरने की देखो सबको आदत होती जाती है। नमी सी आंख में और होंठ भी भीगे हुए से हैं, ये भीगापन ही देखो मुस्कुराहट होती जाती है। ये कैसी यास है रोने की भी और मुस्कुराने की, ये कैसा दर्द है कि झंझनाहट होती जाती है। तो ये थे नौशाद साहब और उनका एहतराम दूसरे आर्टिस्टों के बारे में। फिल्म संघर्ष के एक गाने की रिकॉर्डिंग के बारे में उन्होंने लिखा है कि जिस रोज़ मैं एक गीत की रिकॉर्डिंग के लिए रिकॉर्डिंग थिएटर में पहुंचा, तो मुझे कोरस गाने वाली 4 लड़कियों के दरमियान एक बुजुर्ग खातून नजर आई। तो मैंने अपने असिस्टेंट शफी से कहा कि मैंने तो 5 लड़कियां बुलाई थी, ये बूढ़ी खातून कौन है, जाकर मालूम करो। तो शफी ने आके जवाब दिया कि नौशाद साहब, ये आपने पहचाना नहीं, ये राजकुमारी हैं, अपने वक्त की मायानाज प्लेबैक सिंगर हुआ करती थी। आजकल बेचारी का हाथ कुछ तंग है, लिहाजा कोरस गाने के लिए आ गई हैं।
तो नौशाद साहब कहते हैं कि मैंने ये सुना तो मुझे चक्कर सा आ गया। मैं रिकॉर्डिंग रूम से म्यूजिक हॉल में गया और राजकुमारी के सामने हाथ जोड़कर मैंने उनसे कहा, ये आप क्या कर रही हैं? कोरस गाने के लिए आप आई हैं? ये तो हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि आप जैसी गायिका कोरस गाने के लिए आए। राजकुमारी ने कहा, नौशाद साहब, इसमें शर्म की कोई बात नहीं। क्या आप ये चाहते हैं कि मैं इससे भी महरूम हूं, मैं कोरस से भी महरूम हो जाऊं? खुदा के वास्ते मुझे कोरस में गाने से मत रोकिए। ये तो वक्त की बात है कि कभी मैं हीरोइन के लिए गाया करती थी और आज कोरस में गा रही हूं। मेरी भी ज़रूरतें हैं। मैं तो आपसे दरख्वास्त करती हूं कि जब भी कोरस गाने की ज़रूरत हो तो आप मुझे ज़रूर बुलाया करें। राजकुमारी की ये बात मैंने सुनी तो उनका माजी मेरे सामने आ गया। मैं प्रकाश पिक्चर्स की फिल्म स्टेशन मास्टर की मौसीकी दे रहा था। ये मेरी चौथी फिल्म थी। उस फिल्म की हीरोइन के प्लेबैक सिंगर की हैसियत से राजकुमारी वहां आई थी। मैं नया नया मौसीकार था और राजकुमारी उस जमाने की सबसे मशहूर मकबूल गुलकारा थी। हम सब उनकी आमद का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जब राजकुमारी की लंबी चौड़ी ब्यूक कार स्टूडियो में दाखिल हुई तो प्रोड्यूसर ने आगे बढ़कर खुद कार का दरवाजा खोला था, जबकि उनका शोफर यानी कि राजकुमारी का शोफर शान के साथ स्टीयरिंग पे बैठा रहा था। उनके साथ उनका एक मुलाजिम पानदान और दूसरा सामान लेकर गाड़ी से उतरा था। गीत की रिकॉर्डिंग खत्म हुई तो राजकुमारी की कार का दरवाजा फिर प्रोड्यूसर ने ही बंद किया था और उन्हीं राजकुमारी को आज कोरस सिंगर की हैसियत से मैं देख रहा था। दूसरी कोरस गाने वाली लड़कियां और साजिंदे हैरत से मुझे देख रहे थे कि ये कौन बूढ़ी औरत है जिससे नौशाद साहब इतने अदब और इतने एहतराम से बातें कर रहे हैं और रिकॉर्डिंग शुरू नहीं कर रहे हैं। मैंने मैंने उन सब के चेहरों की हैरत पढ़ी तो ऐलान किया कि ये राजकुमारी हैं जिन्होंने सैकड़ों फिल्मों में अपने वक्त की मशहूर हीरोइनों के लिए प्लेबैक दिया था। आज ये हमारे दरमियान है। आइए आप सबका इनका इस्तकबाल कीजिए। सब लोग अपनी अपनी जगह से उठे और सब ने राजकुमारी के पांव छुए। ये थे नौशाद साहब। आपको याद है कि राजकुमारी का उन्होंने एक गाना बल्कि जिद करके उनसे कमाल अमरोही से एक बैकग्राउंड गाना जो है उन्होंने पाकीज़ा में शामिल करवाया था ताकि उनकी कुछ मदद की जा सके। तो हमारे नौशाद साहब आईने जैसे साफ दिल इंसान थे, तभी तो बहुत आसानी से उनके जज्बात हर दिल तक पहुंच जाते थे। मदर इंडिया का विदाई गीत आपको याद होगा, एक ऐसा ही ये जज्बाती गीत था। नौशाद साहब ने उसके बारे में लिखा है कि जब वो उस गीत को रिकॉर्ड कर रहे थे तो गाना रिकॉर्ड होते होते दरमियान में गाने वालियों की आवाज़ आना बंद हो गई। तो नौशाद साहब को लगा कि रिकॉर्डिंग मशीन में कुछ खराबी आ गई है, तो अंदर जाके देखा तो देखा वो सब की सब रो रही। तो नौशाद साहब ने शमशाद बेगम से पूछा, क्या हो गया, आप लोग क्यों रो रही हैं? शमशाद बेगम ने कहा, नौशाद साहब, मेरी बच्ची भी अब बड़ी हो गई है और शादी के लायक होने वाली है। गीत गाते गाते उसकी रुखसती का ख्याल आ गया। ये भी जवान लड़कियां हैं, इनके भी जज्बात उमड़ आए और हम सब मिल के रो रहे हैं। तो मदर इंडिया में ये जो जज्बाती शिद्दत थी, जो इंटेंसिटी थी एक्सप्रेशंस की और इमोशंस की, और इसमें जो अवध से लेकर राजस्थान और गुजरात के जो रंग हमें इब्तदाई दौर के उनकी सफ़र की याद दिलाते हैं, यानी कि वो खुद भी नगरी नगरी लोक संगीत की गुम होती जा रही धुनों को जिस तरह से ढूंढ रहे थे, बिल्कुल उसी तरह से जैसे राधा का किरदार अपने शामू यानी शाम को ढूंढ रहा था। तो चित्रा जी हमारे साथ हैं, उनकी मदद से आइए याद करते हैं जज्बात की उस शिद्दत को जो अब शायद ही किसी नए गाने में आवाम को अब कभी महसूस हो सकेगी। ओवर टू चित्रा जी। नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढूं रे सावरिया, नगरी नगरी
दुखिया के सुहाग में पल पल मनवा रोए छलके नैनों की गगरिया नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढू रे सांवरिया पिया पिया रटते रटते हो गई मैं बावरिया। वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत गाना, कितने खूबसूरत अंदाज से आपने पेश किया, मज़ा आ गया। मैं पूरी महफिल की जानिब से सबकी तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा चित्रा जी, बेहतरीन गाना, बेहतरीन अंदाज से, वाह, मज़ा आ गया। तो ख़वातीन व हज़रात, नौशाद साहब ने एक और वाक़या लिखा है, एक और प्रसंग है कि फ़िल्म संघर्ष जब बन रही थी तो वो कहते हैं कि मैंने देखा कि उसकी मेकिंग बहुत ही काबिल तारीफ अंदाज से हो रही थी और रवेल साहब ने फिल्म में वही माहौल पेश कर दिया था जिसकी फिल्म को ज़रूरत थी। उसके सेट्स बहुत शानदार थे, वहाँ पे उन्होंने बनारस दिखाया था पुराने ज़माने का और बहुत पैसा खर्च किया था। लेकिन संघर्ष की मौसीकी यानी कि उसका संगीत बनाते हुए मुझे सख्त दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा था। अब मुझे एक दूसरे रवेल साहब से वास्ता पड़ा था। ये मेरे महबूब के ज़माने के रवेल साहब नहीं थे, बल्कि मेरे महबूब जैसी कामयाब फिल्म के मेकर थे और उस फिल्म ने जो दौलत दी थी, उससे अब वो बहुत बड़े आदमी हो चुके थे। फिल्म संघर्ष के ज़माने में रवेल साहब को शायरी और मौसीकी से तब तक बहुत ज़्यादा वाकफियत हो चुकी थी। वही रवेल साहब जो मेरे महबूब के ज़माने में मेरे काम में बिल्कुल मदाखलत नहीं करते थे, अब वो मेरे काम में आड़े आ रहे थे। और नौशाद साहब ने लिखा कि मेरी ख्वाहिश थी कि फिल्म जिस ज़माने की अक्कासी कर रही है उसकी मौसीकी भी उसी रंग की हो और उसमें बनारसी रंग की झलक आए। मैं इस फिल्म की मौसीकी में कजरी, चैती, ठुमरी, दादरा, बिरहा और बारामासा वगैरह को पेश करना चाहता था, मगर रवेल साहब इन सबको जानते ही नहीं थे। वो समझ ही नहीं रहे थे कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। उन्हें मौसीकी की उन बारीकियों का इल्म ही नहीं था। लेकिन उसके बावजूद नौशाद साहब ने लिखा है कि मैंने एक गाना तैयार किया जो बिल्कुल बनारसी अंदाज का था और वो था कि मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। ये मैं गाना जो है मैंने कंपोज किया और इसे फिल्म में शामिल करवाने में भी मैं कामयाब हो गया। तो रवेल साहब ने एक सिचुएशन उनको बताई थी कि बनारस के लोग खुशियाँ मना रहे हैं, गांव के लोग हैं खुशियाँ मना रहे हैं, उसमें हीरो भी शामिल है, सभी लोग गा रहे हैं, नाच रहे हैं। और जब नौशाद साहब ने ये सिचुएशन सुनी तो रवेल साहब से कहा कि आप इस गीत में हीरो को शामिल करके उन्हें ज़ाये करेंगे। आप इस किस्म की सिचुएशन रखिए कि बनारस के मोहल्ले में त्योहार के मौके पर आम लोग भांग वगैरह पी रहे हैं, जैसे कि वहाँ पे पी जाती है शिवरात्रि के मौके पे, और वो हीरो को भी भांग पिला देते हैं और फिर उसको घुंघरू बांध कर नाचने पे मजबूर करते हैं। इस तरह आपका सीन जो है बहुत नेचुरल हो जाएगा और बहुत जानदार हो जाएगा। आपको याद होगा कि बात के दौर में देखिए अमिताभ बच्चन का कितना मशहूर गाना है जो बिल्कुल इसी सिचुएशन पे है, जो आज भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और जितनी बार होली आती है तो उसको पेश किया जाता है। तो खुशी की बात यह है कि रवेल साहब ने नौशाद साहब के मशवरे को कबूल कर लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये बताइए दिलीप कुमार तो नाचना पसंद नहीं करते, वो इस गाने पे नाचने पे कैसे राज़ी हो जाए। तो नौशाद ने कहा आप पहले मुझे गाना रिकॉर्ड करने दीजिए, गीत रिकॉर्ड करके उन्हें सुनाएंगे, वो अगर उन्हें गीत पसंद आ जाएगा, हो सकता है वो गीत ही उन्हें गाने नाचने पे मजबूर कर दे। वही हुआ कि जब ये गाना दिलीप कुमार को सुनवाया गया तो उन्होंने उसे बहुत पसंद किया और पूछा ये गाना किस आर्टिस्ट पर पिक्चराइज होगा। तो नौशाद साहब ने कहा कि हमने और रवेल साहब दोनों ने एक साथ जवाब दिया आप पे और किस पे, और इसके लिए आपको अपने पैरों में घुंघरू भी बांधने पड़ेंगे। तो दिलीप कुमार थोड़े से परेशान हुए, सोचते रहे, लेकिन फिर राजी हो गए। और आप सब जानते हैं कि ये गाना कितना ज़बरदस्त हिट हुआ और जब जब ये गाना फिल्म में आता था तो फिल्म देखने वाले अपनी जेब से जितने भी पैसे होते थे, रेज़गारी होती थी, रुपए होते थे, वो निकाल के फेंकना शुरू करते थे। बीच में ऐलान किया जाता था कि ये जो आप फेंक रहे हैं इससे हमारा स्क्रीन खराब हो जाएगा, ये मत कीजिए, लेकिन लोग पैसे लुटाते थे।
इसी फिल्म में एक और गाना था जो मोहम्मद रफ़ी को इतना ज़्यादा पसंद आया था कि उन्होंने अपनी मर्ज़ी से उसे 8-10 बार डब किया, ताकि आवाज़ में वही जज्बात आ जाएं जो उस गज़ल का तकाजा थे। तो मेरे महबूब की तरह शकील साहब ने और नौशाद ने इस फिल्म के लिए भी बहुत मेहनत से गीत लिखे थे, लेकिन अगर हम उनकी किताब पढ़ें तो लगता है कि नौशाद साहब को बहुत अफसोस था कि उन्हें बनारस की म्यूज़िक देने का मौका मिला था एक ही बार, और वो रवेल साहब की इमेच्योरिटी की वजह से, उनकी म्यूज़िक की समझ न होने की वजह से वो उनके हाथ से चला गया। लेकिन जब मेरे महबूब का वो म्यूज़िक कंपोज कर रहे थे तो ऐसा नहीं हुआ था। उस वक्त वो नए नए थे, और मेरे महबूब का म्यूज़िक नौशाद साहब की मर्ज़ी का था। सीमा मानसिंह साहबा इस वक्त हमारे साथ हैं। आमतौर से एक गाना हम मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सुना करते हैं, लेकिन लता वाले गाने में धीमे सुरों की नगमगी और उतार चढ़ाव इतना खूबसूरत है कि दिल मोह लेता है। तो मैं उनसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि उस गाने को यहाँ पे पेश करें। मेरी महबूब तुझे मेरी मुहब्बत की कसम, मेरे महबूब तुझे मेरी मुहब्बत की कसम, फिर मुझे नरगिसी आँखों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मुहब्बत की कसम। है मेरे ख्वाब की ताबीर, मेरी जान वसन, जिंदगी मेरी तुझे याद किए जाती है, रात दिन मुझको सताता है तस्वर तेरा, दिल की धड़कन तुझ आवाज दिए जाती है, हाँ मुझे अपनी सदाओं का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मुहब्बत की कसम। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मैं देख रहा हूँ कि रज़ी भाई भी ज़ोरदार तालियां बजा रहे हैं, और इस वक्त जितने भी एमयू वाले हैं वो सब तालियां बजा रहे होंगे। तो मैं आप सबको याद दिलाना चाहूँगा कि इस फिल्म में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दिखाया गया है, और हम लोग वहीं के स्टूडेंट हैं। तो इस फिल्म में जो दिखाया गया, हम पूरी उम्र हम भी इंतज़ार करते रहे कि कोई किताबें लेके आएगा, हमसे लड़ेगा, और फिर ये गाना जो है बजने लगेगा। अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है। और रजी भाई और हमारे सारे सीनियर्स जो हैं इसी इंतज़ार में थे, और हमारे जूनियर्स भी इसी इंतज़ार में हैं कि जो रवेल साहब ने एक खूबसूरत मंजर दिखाया था, और ऐसा लगता था कि यूनिवर्सिटी में यही होता है और होना भी चाहिए, वो नहीं हो पाया। खैर, चलिए हम वापस आते हैं नौशाद साहब की बातों पे कि नौशाद साहब के साथ गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य वाला भी एक किस्सा हुआ। और उनके एकलव्य थे, यानी कि उनके गायबाना शागिर्द थे मास्टर वेणु, जो तमिल और तेलुगु फिल्मों के मशहूर मौसीकार थे। जब उन्हीं ने लिखा है कि जब मैं फिल्म राम और श्याम के सिलसिले में मद्रास गया तो वेणु साहब को उनकी आमद की खबर हुई, तो वो नौशाद साहब से मिलने आए, उनके चरण छुए और कहा, नौशाद साहब, मैं आपका शागिर्द हूँ।
तो नौशाद साहब ने कहा, भाई आप मुझसे ज़िंदगी में पहली बार मिल रहे हैं, मैंने आपको कुछ सिखाया नहीं, आप मेरे शागिर्द कैसे हो गए? कहने लगे, मैं तसव्वुर और ख्वाबों में आपसे सबक लेता रहा हूँ और आपको अपना गुरु मानता हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने जिद की कि वो अवामी तौर पर पब्लिकली इस बात का ऐलान करेंगे कि उनके गुरु मद्रास आए हैं, और वहाँ पे एक रस्म होती है कर्नाटक म्यूजिक में, उसको गुरु पूजा कहते हैं। तो आपकी गुरु पूजा की जाएगी, जिसमें गुरु को पालकी में बिठाकर शहर में जुलूस की सूरत में निकाला जाता है और बैंड बाजे बजाए जाते हैं, और फिर किसी बड़े मैदान में शामियाने लगाकर पंडितों वगैरह को खाने पर भोज के लिए बुलाया जाता है और गुरु की पूजा होती है। तो ये सब होगा। मास्टर वेनू से नौशाद साहब ने कहा कि भाई मैं तस्लीम करता हूँ कि आप मेरे शागिर्द हैं, मैं मान लेता हूँ, लेकिन भाई खुदा के वास्ते ये तकरीर न कीजिए। मैं पालकी में बैठाया जाऊंगा, मेरी पूजा होगी, बहुत अजीब सिचुएशन हो जाएगी। खैर, जब इन्हीं ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की तो वो अपने फैसले से थोड़ा सा डगमगाए, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने घर पे उनको बुलाया और दरवाजे पे उनकी बीवी खड़ी हुई थी। नौशाद साहब की आरती उतारी गई, नारियल तोड़ा गया, सोने की एक अंगूठी और गले में उनकी एक मोटी सी सोने की जंजीर उन्होंने पहनाई, और फिर अपने पूजा घर में ले गए, जहां बहुत से देवताओं की तस्वीरों के साथ नौशाद साहब की भी तस्वीर लगी हुई थी। और मास्टर वेणु ने बताया कि मैं हर सुबह यहाँ आपकी पूजा करता हूँ, आप मेरे गुरु हैं। अब नौशाद साहब तो ठहरे वही बिल्कुल प्रैक्टिसिंग मुसलमान आदमी। तो उन्होंने कहा, आपने आपने ये क्या गजब किया कि देवी देवताओं के साथ मेरी तस्वीर लगा के जो आप अकीदत का मुजाहरा कर रहे हैं, वो आपकी नज़र में तो मुनासिब होगा और यकीनन आपको इससे तक़वियत भी मिलती होगी, लेकिन हमारे मज़हब की रूह से ये बात ठीक नहीं है, किसी इंसान की परस्तिश नहीं की जा सकती। मैं ठहरा एक मामूली इंसान, टुच्चा आदमी, ऐसा मत कीजिए, और इंसान कभी खुदा के दर्जे पे नहीं पहुंच सकता। तो ये सब कुछ करके आप मुझे गुनाहगार बना रहे हैं। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर वेणु ने कहा, देखिए नौशाद साहब, जो आपने बताया वो आपका फेथ है, और जो मैं कर रहा हूं ये मेरा फेथ है। मैं आपके फेथ की रिस्पेक्ट करता हूं, आपको मेरे फेथ की रिस्पेक्ट करनी होगी। तो अब देखिए क्या खूबसूरत लोग थे और क्या खूबसूरत उनके रिश्ते थे। और जब ये बात नौशाद साहब ने सुनी तो वो चुप हो गए। उसके बाद उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि वेणु साहब जब भी बम्बई आते थे तो इन्हीं के घर पे क़याम करते थे। 1981 में उनका इंतकाल हो गया, और उनका बेटा भानुचंद्र अभी तमिल फिल्मों का हीरो भी है और वो म्यूजिशियन भी है, बहुत अच्छा। नौशाद साहब ने अपनी एक किताब में यह भी लिखा कि जिन दिनों वो फिल्म पालकी बना रहे थे, उसका म्यूजिक बना रहे थे, तो एक रोज़ उनके घर की घंटी बजी, दरवाज़ा खोला तो देखा कि चर्च के एक फादर पादरी वाले ड्रेस में खड़े हैं और उनके हाथ में मदर इंडिया का एलपी रिकॉर्ड है। तो उनको बहुत इज्जत के साथ ड्राइंग रूम में बैठाया गया। उन्होंने कहा कि इस एलपी रिकॉर्ड पे मैं चाहता हूं कि आपके मैं दस्तखत लूं। तो जब उन्होंने दस्तखत कर दिए तो कहा, मैं चाहता हूं कि मैं कभी कभी आपसे मिलने की मुझे इजाज़त मिले। मेरा नाम जेरी अमलदेव है और हिंदुस्तानी मौसीकी मुझे बहुत पसंद है, और मैं त्रिवेंद्रम का रहने वाला हूं, और पुणे के एक चर्च में मैं अभी फ़िलहाल फ़ादर हूं। तो बहुत दिन तक वो मौसीकी पे आते थे, बात करते थे, और उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो आए, फिर घर की घंटी बजाई, दरवाज़ा खोला तो देखा कि फादर जो हैं वहीं खड़े हुए हैं, लेकिन उनका लिबास बदल चुका है। तो फादर ने बताया कि मैंने चर्च छोड़ दिया है, अब मैं आपकी खिदमत में रहूँगा, आपकी शागिर्दी करूँगा, आपके बच्चों को पढ़ाऊँगा, आपकी ख़तो किताबत किया करूँगा, मैं आपका टाइपिस्ट भी बन जाऊँगा, और क्योंकि मुझे टाइपिंग आती है, मुझे अपना असिस्टेंट रख लीजिए, मुझे अपना सेक्रेटरी रख लीजिए। नौशाद साहब ने उनको लाख समझाया कि भाई आप बड़े आदमी हैं, आप इज़्ज़त के लायक हैं, आप फादर हैं, मैं आपकी ज़िम्मेदारी नहीं उठा सकता। लेकिन वो बिल्कुल ज़िद पे आ गए, और फिर वो उनके साथ उन्हीं के घर पे रहने लगे कई साल तक। वो फादर उन्हें छोड़ दिया था सब कुछ, उनके साथ रहे। फिर वो अमेरिका चले गए और वहाँ पे भी वो म्यूज़िक सीखते रहे, सिखाते रहे। और कई साल के बाद जब नौशाद साहब त्रिवेंद्रम गए तो वहाँ एक सूर्य सोसाइटी है, उसने उन्हें ऑनर करने के लिए बुलाया। तो जो आदमी ऑनर करने के लिए आया वो वही थे
जो अब बहुत बड़े म्यूजिशियन हो चुके थे। उन्होंने बताया, मैं वही जेरी अमलदेव हूँ, और दाढ़ी वाड़ी रख ली थी, बड़े आदमी हो गए थे, आपका वो शागिर्द जो आपसे मौसीकी सीखने के बाद अमेरिका चला गया था, और अब वो मलयालम फिल्मों में उन्होंने बताया कि वो म्यूज़िक देते हैं। तो चलिए अब हम आखिर में कंक्लूड करने के लिए आपको बताना चाहेंगे कि उस दौर के ज़्यादातर लोगों की तरह से वो एक फिल्म की मौसीकी एक बार में करते थे, एक साथ दो फिल्में कभी नहीं की, और आमतौर से पूरा साल उसमें लगा देते थे, और कई बार तो एक गाने की रिकॉर्डिंग वो 15 या 20 बार किया करते थे। और यही वजह है कि इतने साल काम करने के बावजूद सिर्फ 66 फिल्मों में ही उन्होंने म्यूजिक दी। और फिर वो यादगार दिन भी आया जब मौसीकी के मैदान में उनकी लाजवाल खिदमात के लिए उन्हें फिल्मों के सबसे बड़े एजाज, सबसे बड़े अवार्ड, सबसे बड़े इनाम यानी दादा साहब फाल्के इनाम से सरफराज किया गया। दादा साहब फाल्के के अलावा उन्हें पद्म विभूषण, अमीर खुसरो इनाम, संगीत नाटक अकादमी जैसे लातादाद इनामात से, अवार्ड से भी नवाजा जाता रहा। नौशाद की बड़ाई का एक बड़ा सबूत ये भी है कि हिंदुस्तानी सिनेमा की 3 चाकार फिल्में, पाकीज़ा, मुग़ल आज़म और मदर इंडिया में अगर कुछ कॉमन है तो वो नौशाद है। उनकी फिल्में देखिए, दिलीप कुमार हैं, किसी में नहीं है, किसी में मीना कुमारी है, किसी में नहीं है, किसी में मधुबाला है, किसी में पृथ्वीराज है, किसी में नहीं है। सिर्फ लता मंगेशकर और नौशाद साहब ही इन बड़ी फिल्मों में कदरे मुश्तरक कहे जाएंगे। जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजारने के बाद उन्होंने लिखा, अभी साज दिल में तराने बहुत हैं। आप देखिए, ये बात एक म्यूजिशियन ही कह सकता था। अभी साज दिल में तराने बहुत हैं, अभी जिंदगी के बहाने बहुत हैं। ये दुनिया किसी शय की कायल नहीं है, ये दुनिया किसी शय की कायल नहीं है। तराने सुनाओ, तराने बहुत हैं। नए गीत पैदा हुए हैं उन्हीं से। ये बात देखिए रागों की हो रही है, क्लासिकल रागों की हो रही है, शास्त्रीय संगीत की हो रही है, और कितने खूबसूरत अंदाज से वो आपसे कह रहे हैं कि नए गीत पैदा हुए हैं उन्हीं से, जो पुरसोज नगमे पुराने बहुत हैं, जो पुरसोज नगमे पुराने बहुत हैं। और नौशाद साहब की जिंदगी का सबसे बड़ा गम ये था कि वेस्टर्न म्यूजिक की कॉपी करते हुए जो जो कमर्शियल म्यूजिशियंस हैं वो अपनी मौसीकी की बेअदबी कर रहे हैं, अपनी शास्त्रीय संगीत की बेहुरमती कर रहे हैं। इसीलिए इसी गज़ल में उन्होंने कहा कि दरे गैर पर भीख मांगो नफन की, दरे गैर पर भीख मांगो नफन की, जब अपने ही घर में खजाने बहुत हैं। और आखिर में वो कहते हैं दिन बदमजाकी के, बदमजाकी यानी कि बुरे टेस्ट के, हैं दिन बदमजाकी के नौशाद, लेकिन अभी तेरे फन के दीवाने बहुत हैं। तो ख़वातीन और हज़रात, ये महफिल और इस महफिल में शामिल सभी आर्टिस्ट इस बात का सबूत है कि अभी उनके फ़न के दीवाने मौजूद हैं। और 86 साल की उम्र में जब उन्होंने फिल्म ताजमहल के गानों की तर्ज बनाई तो उन्होंने बुजुर्ग तरीन फिल्मी मौसीकार का रिकॉर्ड भी बनाया, जो दर हकीकत आज तक कायम है। और फिल्म ताजमहल के गानों की तर्ज बनाने के 1 साल के बाद यानी कि 5 मई 2006 को जहाने मौसीकी का यह सूरज गुरूब हो गया। नौशाद इस जहाने फ़ानी से अपने करोड़ों चाहने वालों को खैरबात कहकर खालिक हकीकी से जा मिले। नौशाद तो चले गए, लेकिन उनकी मौसीकी का सोज़ो गुदाज, उनके लाजवाल नगमों का हुस्न हमेशा उनकी याद दिलाता रहेगा। के मेहता साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। हम सब के दिल में नौशाद साहब के लिए जो जज्बात हैं, उनसे दरख्वास्त है कि एक नगमे के ज़रिए उनका इजहार करें। के मेहता साहब। बहुत शुक्रिया साहब। चले आज तुम जहां से, हुई जिंदगी पराई, तुम्हें मिल गया ठिकाना, हमें
साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। तूने वो दे दिया हम, बेमौत मर गए हम, दिल उठ गया जहां से, ले चल हमें यहाँ से, ले चल हमें यहाँ से। किस काम की ये दुनिया जो जिंदगी से खेले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। दो दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। वाह 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 वाह, क्या बात है। इससे खूबसूरत इख्तिताम किसी प्रोग्राम का नहीं हो सकता। मेहता साहब, आपने वाकई दिल छू लिया सबका। क्या खूबसूरत अंदाज से आपने इस नगमे को पेश किया। तो ख़वातीन और हज़रात, ये था हमारा एक छोटा सा खराज अक़ीदत, एक श्रद्धांजलि एक बहुत बड़े आर्टिस्ट के लिए। और आखिर में मैं चलते चलते आपसे ये कहना चाहूँगा कि अपनी एक गज़ल में उन्होंने एक सच्ची हकीकत का ही इजहार किया था, जब उन्होंने कहा था कि ये दुनिया जब तलक कायम है नौशाद, ये दुनिया जब तलक कायम है नौशाद, हमारे गीत दोहराती रहेगी। बजाता चल दीवाने साज दिल का, बजाता चल दीवाने साज दिल का, तमन्ना हर कदम गाती रहेगी। भुलाएगा जमाना मुझको जितना, मेरी हर बात याद आती। बहुत शुक्रिया, नवाजिश, मेहरबानी, इतने सब्र और सुकून के साथ हम लोगों को सुनने बल्कि झेलने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ओवर टू रजी भाई। हाँ भाई, तो बात नौशाद की, जादूगरी आपकी, और आवाज़ गानों के सिलसिले से लुत्फ़ वालों की कमाल है। आज पूरा समा जो है बना दिया आपने, ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन, और आई एम श्योर कि बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आया होगा। बिफोर वी गो फॉर द सेशन, ये काफ़ी हाई गियर्ड प्रेजेंटेशन है। अगले हफ्ते मोस्ट पीपल नो प्रोफेसर ज़ोया हसन, आजकल हिंदुस्तान में लीडिंग थियरिस्ट में से आती हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट एंड हिस्टोरियन फ्रॉम, शी इज़ इमेरिटस फ्रॉम JNU, और उनका साथ देने के लिए काफ़ी ज़बरदस्त टीम है। सीमा चिश्ती जो वायर की एडिटर हैं, वो ओपिनियन एंड कंक्लूडिंग रिमार्क्स में हैं। निरंजन मुखोपाध्याय जी जो बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं इंडिया के, एंड ही इज़ वेरी वेल नोन स्पेशली ऑन द हिंदुत्व इशू। एंड फ्रॉम हियर MS कॉलेज मैसाचुसेट्स से प्रोफेसर अमृता बसु हैं जो इंट्रोड्यूस करेंगे इस थीम को एंड स्पीकर को। आप लोग ज़रूर इसमें शामिल हों। इट इज़ डेमोक्रेसी ऑन ट्रायल, मेजॉरिटेरियनिज्म एंड डिसेंट इन इंडिया, ये बुक का नाम है और यही टाइटल है अगले आने वाले सेशन का।
Over to Dr. Rafat Hussain for appreciation, question answer, or whatever else people can say. Rafat. Yeah, thank you, Razi bhai. So the question and answer session is open. Now I see beautiful comments on the chat box, and Danish bhai should be certainly reading them. And so you can raise your digital hand or show or put your comment or the question in the chat box, and I will go one by one. I know कि इसमें ज़्यादा गुंजाइश तो होती नहीं है, सवालात की कमेंट ही ज़्यादा होती है। ज़ियाउद्दीन साहब, ज़ियाउद्दीन साहब ने हाथ उठाया है। I ask him to unmute. Oh, it is possible कि मैंने या फैसल ने अभी नहीं है तो ठीक है. Yeah, he can unmute himself. Yeah, sure. ज़ियाउद्दीन साहब, देखता हूँ हैं भी कि नहीं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई बहुत ही बेहतरीन और दिलकश अंदाज में दानिश साहब ने ये प्रेजेंटेशन किया, याद रहेगा। अगर कैमरा भी खुल जाए तो हम लोग एक दूसरे को देख सकते हैं। ये घूंघट हटा दिया जाए भाई, अब क्या है। देखता हूँ मैं ये कैसे। घूंघट हटाइए भाई। ये तो नहीं आप हैं, नहीं, ये तो सीमा मान सिंह जी हैं। वो है क्या, वो क्या घूंघट के पट खोल तो क्या आगे भैया मिलेगी। कहीं घूंघट नहीं है। जी जी जी, अच्छा मैं जी, सामने हूँ। ज़ियाउद्दीन साहब जी, जी गुड टू सी यू जी, जी बहुत शुक्रिया। चलिए माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा लगा, आपने 2 घंटे एक समय बांध दिया दानिश साहब, वाकई बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए ये हमारे जो साथी हैं सब, इनकी आर्टिस्ट्री की बदौलत है जो आपने झेल लिया हम लोगों को। जी, मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता एंजॉयड एवरी मिनट। हूँ। आवाज को आपने बर्दाश्त कर लिया, ये लुत्फ के हमारे जो सारे फनकार हैं, हाँ बेशक। सब उनकी बरकत है। Any more comment or मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ जी अगर इजाजत हो। जी जरूर। प्रोग्राम तो बहुत अच्छा था, नौशाद साहब के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला, लेकिन एक सवाल, एक बात सुनने में आई है, वो उसके बारे में थोड़ी सी दरियाफ्त करनी थी। तो नौशाद साहब और शकील साहब बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। फिर सुनते हैं कि शकील साहब का जब आखिरी वक्त आया तो उन्होंने एक गजल लिखी थी, मेरे हम नफस मेरे हम नवा मुझे दोस्त बन के दगा न दे। तो कुछ लोगों का कहना है कि शायद ये गजल नौशाद साहब के बारे में लिखी गई थी, क्या ये बात सच है? ये तो बहुत पुरानी गजल है और ये बेगम अख्तर ने गाई थी और उनके फिल्मों के गाने पॉपुलर होने से पहले की गजल है। ये जो बात है कि वो नई बात की है, नहीं, आप उसकी डेट देख लीजिए। जी जी नहीं नहीं, वही जानना चाह रहे थे। नहीं, ये तो बहुत ही कंजेक्चर हो गया, ऐसा नहीं है। नहीं, वही जानना, वही दरियाफ्त वही कर, क्योंकि लोग इस तरह की बात करते हैं। हाँ देखिए, लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, लोगों का काम है। हमारे लोगों का काम है कहना। हमारे बहुत बड़े संत थे किशोर कुमार साहब, वो कह गए हैं। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। क्या बात जी जी, हमारी राना कभी देखिए 11:30 बज गया। आगे बढ़। अभी तो सुबह हो रही है, 12 बजे सुबह होगी, दिन बदलेगा ना। अभी तो सुबह होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई जी आगे बढ़ते हैं। किसी हमारा जो लुत्फ का ग्रुप है, अगर ये लोग कुछ कहना चाहते हैं, मैं देख रहा हूँ लोग मौजूद हैं, मेहता जी, राव, मान सिंह साहब और शर्मा जी, बत्रा जी। हमारे जो आर्टिस्ट हैं, ये जो भी कहते हैं ये अपने सुरों से कहते हैं, ज्यादातर जो बात तो म्यूजिकली करते हैं। बेशक। बत्रा जी को बुलाएं। बत्रा जी हैं, सईद हैं, इबादुर रहमान अंसारी साहब हैं। जी डॉक्टर सईद ज़ैदी। नहीं, आपने जैसा बोला कि अभी बोला सुरों से कहते हैं, तो मुझे लगता है अभी जो हमारी ये खत्म होने पे है, तो मैं एक लाइन कहना चाहती हूँ। जी जी जरूर।
भला कैसे भूएंगे बंधन ये दिल के, बंधन ये दिल के। बिछड़ते नहीं मौज से मौज मिल के, क्या वो मौज मिल बहुत खूब। के। भंवर में तो छुपने न देंगे, तो छुपने न देंगे, डुबो देंगे नैया, तुम्हें ढूंढ लेंगे, तुम्हें ढूंढ लेंगे। बनाएंगे हम, बनाएंगे हम, बनाएंगे तूफान को, एक दिन किनारा हो रहेगा मिलन ये हमारा बहुत बहुत खूब, क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। डॉक्टर मुद्दा साहब, बांध दिया। थैंक यू, थैंक यू। नहीं, और उन्हें जो कुछ कहना था उन्होंने कह दिया। कह दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें सरिता जी को जो कहना था उन्होंने कह दिया। अब पता नहीं कितने लोगों ने समझा, ये देखना पड़ेगा। बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या बात है, बेहतरीन गाना और बेहतरीन अंदाज से आपने उसका इस्तेमाल किया। वाह। दानिश साहब, आपकी जो जो प्रेजेंटेशन है उसका कोई बात ही नहीं, अनपैरेलल। बत्रा जी है भाई, बत्रा जी को बुलाए, कहाँ है बत्रा जी? वो डिस्प्ले है कहाँ? नहीं नहीं, आप बत्रा जी वीडियो पे हैं कि नहीं? हाँ, वीडियो पे है, पर आपने ब्लॉक कर रखा है। नहीं ब्लॉक ऐसा न कीजिए भाई, ऐसा न कीजिए। वो आपके घर से ब्लॉक हुआ है। नहीं नहीं, मैंने तो ऑन किया हुआ है, जब शुरू किया था प्रोग्राम ऑन था। नहीं नहीं, ये आप कर सकते हैं, स्टार्ट। कोई बात नहीं, वो आप अपने उसको छुइए, कर्सर ले जाइए वहां पे बत्रा साहब। ले गया, 2-3 दफा दबाया, खैर कोई बात नहीं। एक बार और दबा दीजिए, हम हमारी तरफ से एक बार और दबा दीजिए। दबा दिया, अब खाली नाम आ रहा है, कोई बात नहीं, शक्ल से तो वाकिफ हैं। नहीं नहीं, आप उसको छुइए ना, मतलब कैमरे को एक बार टच कीजिए। आवाज तो आ रही है आपकी? ब्लॉक हुआ है, कोई बात नहीं, वो शक्ल से अरे तो नहीं, वाकिफ कोई नहीं है। कर मैं ये सकता कहना आपको चाहता ब्लॉक। कि बहुत ही लुत्फ प्रोग्राम था। पता नहीं रे, जिन्होंने ब्लॉक किया वो घर पे हैं नहीं, करके चली गई। नहीं, मैं ही कंट्रोल करता हूँ, वो नहीं करती। अब ये तो आप बता रहे हैं ना, चलिए ठीक है, बात जी चलिए कोई बात नहीं। मैंने कहा कि हमने अलका और मैंने प्रोग्राम को बहुत एंजॉय किया, आर्टिस्ट भी आप खूब ढूंढ ढूंढ कर लाए हैं, और आपकी जो प्रेजेंटेशन थी तो वो लाजवाब है। बत्रा जी हमारे बड़े खास दोस्त हैं भाई, वो हमेशा आपको याद करते हैं, और कोई चीज और मिस हो तो ना आपका नहीं मिस कर सकते वो। मैं भी दिल्ली से हूँ, जी जमा मस्जिद के इलाके का। पक्के हैं, पक्के हैं पुराने। यहाँ लोगों को कचहरी में दौड़ाते रहते हैं। कचहरी, बड़े दिन बाद सुनने को मिला कचहरी। मैं 22 सालों से खाली मुफ्त दे रहा हूँ कंसल्टेशन और काम कर रहा हूँ। आप हिंदुस्तान में होते तो हम आपकी मदद से कुछ 2-4 मुकदमे कर देते। अब आप नहीं, मुकदमों को रोकता हूँ, मैं करता नहीं हूँ। बत्रा जी जाइए दिल्ली वापस। हाँ नहीं, बिल्कुल जाएंगे, तब तो भाई तबीयत ठीक हो जाए, जैसे ही डॉक्टर क्लियरेंस देते हैं हम दिल्ली जाएंगे। अच्छा, सही जैदी साहब। मैं असल में बाहर जरा वॉक कर रहा हूँ, तो हवा यहाँ काफी तेज है, इसलिए जरा आवाज हो सकता है। आपकी भी शक्ल नहीं दिखाई देगी। शक्ल, हाँ शक्ल भी धूप और हवा बहुत है। कर दिया मैं। सही, तो आपके फैन को ज्यादा बोल नहीं पाएंगे, चल रहे हैं इस वक्त। हाँ नहीं बार प्रोग्राम बहुत अच्छा था। नौशाद तो जाहिर बात है, उनके लिए जो आपने कर दिया वो बहुत अच्छा है, लेकिन नौशाद का एज अ पर्सन, आपकी जगह फरजाना से कहते हैं बैठी हुई है। फरजाना है, फरजाना होंगी वो, लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा था। बस अभी भाई, अभी दानिश भाई ने इशारा किया है कि 11:30 बज रहे हैं वहाँ, तो जरा तो ख्याल कीजिए। वो मैं समझ गया, रफत को 1 बजे बुखार आता हुजूर 11:30 के बारे में अगर इजाजत हो तो एक शेर कहूँ। चलिए कहिए जनाब, फरमाइए। अहमद फराज साहब का शेर है, जाग रहे हैं राहों के चिराग,
अभी दूर है शहर भी, थोड़ी दूर साथ चलो। तो अगर 11:30 बजने से शहर अभी दूर है, अगर दानिश इकबाल साहब कुछ कष्ट करें तो थोड़ी दूर साथ नीरज साहब, आप दिल्ली पहुंच जाइए, दिन में उनसे बात करें। इस वक्त आधी रात हो चुकी है। जी, सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जयपुर में बैठा हूँ, पटना से जयपुर आया, लेकिन अभी रात में ये प्रोग्राम सुन रहा हूँ कि इसको मिस नहीं करना चाहता था। एक फंक्शन में था, फंक्शन से बाहर आके मैं ये प्रोग्राम सुन रहा हूँ कि भाई इसको छोड़ना नहीं है, किसी भी तरीके से इसमें शामिल होना। क्या बात है, क्या ये डेडिकेशन। है फैन, ये है दानिश आपके फैन, ये छोड़ेंगे नहीं आप। नहीं, हम सर इस प्रोग्राम के फैन है। आप देखिएगा हर प्रोग्राम में मेरा नाम पार्टिसिपेंट्स में जरूर आता है। जरूर रहता है जी। It was a nice presentation, Professor दानिश साहब, और दिल छू लिया आपके इस प्रेजेंटेशन ने, और बहुत सारी यादें आई बहुत पुरानी फिल्मों की। बहुत अच्छा लगा, और इस तरह के प्रोग्राम अटेंड करना हमारे लिए बाइसे फख्र है। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। और बाकी के तो रजी भाई कमेंट्स ही हैं, खूबसूरत कमेंट। ठीक है, देर वक्त हो चुका है, लोग थक भी गए होंगे। हाँ, वो 1 घंटे का जब से फर्क हो गया। क्या टाइम हुआ दानिश? ठीक, 11:30 जी दानिश भाई, आप बहुत बहुत शुक्रिया, आप आराम करें। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम सब लोगों का, और राजी भाई बहुत बहुत शुक्रिया, और सभी जितने भी लुत्फ टीम के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आप कभी जर्मनी या यूरोप आए तो आप मोस्ट वेलकम सब। अच्छा, अच्छा दानिश के दोस्त जो हैं वहाँ जर्मनी से, कोलोन से। जी जी जरूर हो सकता है। आप देखिए, थोड़ा सा ख्याल रखिए कि हम लोग सचमुच आ जाते हैं। हाँ, नहीं अगले कमिंग वीक हम यूरोपी में होंगे, लेकिन आ नहीं सकते आप तक। इंग्लैंड नहीं, आप नहीं आ सकते, लेकिन हमारे जितने दोस्त हैं ये तो सब मोबाइल लोग हैं, और ये तो मतलब ये तो आ जाए। दिल्ली में आ जाइए, दिल्ली में मुलाकात होती है 10 दिन बाद। दिल्ली में तो इंशाल्लाह मुलाकात हो चुकी है। अरे हम सभी मिलने आ जाइए इंशाल्लाह। दानिश भाई जो है, आप रजी भाई आ रहे हैं? हाँ, उनसे मुलाकात तो होनी है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अगला प्रोग्राम जो है वो तो सब एक साथ बैठ के होने वाला है। मेरे ख्याल से दिल्ली से करना चाहिए। बिल्कुल ये अच्छा रहा, ये सही रहा भाई। इंशाल्लाह। ओके भाई, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जनाब सामीन का।